वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार और खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि जिनके हवाले से बात करना, उनकी अहमियत को जानना, पहचानना और फिर कोशिश करना कि किस तरह से इनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम गौर व फिक्र करते हैं। हमेशा की तरह जिस तरह से हम जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। उसके कॉजेज़ जानेंगे कि क्यों हमारे माशरे में तेज़ी से कुछ ऐसी नाहमवारियाँ, कुछ ऐसी बुराइयाँ और कुछ ऐसे मसाइल जन्म ले रहे हैं कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कंट्रोल करते करते हम खुद जो है वो उसका शिकार हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम खुद जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि हमारी वजह से वो बुराई पनप रही होती है, वो मसला बढ़ रहा होता है। तो ऐसे मसाइल को समझना, काउंटर करना, ट्रिगर आउट करना और फिर उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से जी आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। और पहले टॉपिक के हवाले से आपको बताएं कि अफवाहों और बेबुनियाद ख़बरों के हवाले से बात होगी कि क्यों ये हमारे माशरे में तेज़ी से जो हैं वो फैल रही हैं और हम एकदम इन पर रिलाई कर जाते हैं। इनकी वजह से हमारे ज़हनी मसाइल क्यों तेज़ी से जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसानी जहन पर इसके क्या असरात मरतब होते हैं कि जब भी हम कोई अफवाह सुनते हैं, कोई बेबुनियाद ख़बर सुनते हैं, फ़ौरन से हम उस पर रिएक्शन देते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो ख़बर हम तक पहुंची है उसकी तस्दीक किए बग़ैर हम उसको फ़ौरन से शेयर करते हैं। उसको ये देखना, उसको वेरीफ़ाई करना, उसकी तस्दीक करना कि आया ये जो ख़बर है ये कहीं कोई अफवाह तो नहीं, कहीं इसके पीछे कोई बुनियाद है या नहीं है, इसके हवाले से इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको वेरीफ़ाई करना, उसको चेक करना हम सब की ज़िम्मेदारी। और हम वक्ती तौर पर इस ज़िम्मेदारी को भूल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से जो है वो ये ख़बर दूसरों को पहुँचे और हम ये कहने वाले हो जाएं कि हमने ये ख़बर सबसे पहले आप तक पहुँचा दी है, अपने फ्रेंड सर्कल में रोटेट कर दी है, अपने सोशल सर्कल में रोटेट कर दी है। तो ऐसी अफवाहों और बेबुनियाद ख़बरों से हमने किस तरह से इज्तनाब करना है, किस तरह से परहेज़ करना है, कैसे उनको जो है वो इग्नोर करना है ताकि हमारे ज़हनी मसाइल किसी हद तक कम हो सकें और इन बेबुनियाद ख़बरों का हमारे जहन पर असर ना हो सके, इस पर जो है हमने ख़ुद की प्रैक्टिस यकीनी बनानी है और कुछ एफ़र्ट्स भी करनी है, कुछ ग्राउंड सेट करने हैं। कैसे करेंगे आज इन डिटेल जानेंगे इसके हवाले से और इसी बात को हम रिलेट करेंगे मौजूदा सिचुएशन से भी कि जब हम ये देख रहे हैं कोरोना वायरस जो कि तेज़ी से हमारे माशरे में फैल रहा है, इस वबा को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपना किरदार अदा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसके हवाले से भी देखते हैं कि ऐसी अफवाहें जन्म ले रही हैं, ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जो कि किसी हद तक हमारे डरे हुए जहनों को और मुतासर कर रही हैं। एक तो हम पर वैसे ही ये सिचुएशन हावी है, हमारे आसाब कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, हम डर महसूस कर रहे हैं, खौफ में मुब्तला हैं और उसके बरक्स हम ये भी देखते हैं कि अफवाहें भी तेज़ी से फैल रही हैं। बजाय इसके कि कोई ख़बर ऐसी हो जो कि हमारा डर खौफ कम कर सके, हम ये देखते हैं कि ख़बरें तेज़ी से फैल रही हैं, अफवाहें जन्म ले रही हैं, बेबुनियाद ख़बरें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। तो ऐसी बेबुनियाद ख़बरों के ऊपर हमने किस तरह से रिएक्ट करना है और उनको शेयर करने, उनको फैलाने से किस तरह से रोकना है, उनको ट्रांसमिट होने से किस तरह से रोकना है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। आज का दूसरा टॉपिक भी जो है वो बात करने के हवाले से है, गुफ्तगू करने के हवाले से कि पुरअसर गुफ्तगू किस तरह से जो है वो इंसान की पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी बिल्डिंग में जो है वो किरदार अदा करती है। इस पर बात करेंगे। पुरअसर गुफ्तगू होती क्या है, इसमें लहजे का जो किरदार है उसके ऊपर जो है हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके लहजे में अगर मिठास हो तो कड़वी से कड़वी बात भी सुनने वाले को हज़म हो जाती है, लेकिन अगर आपका लहजा ही तल्ख़ है तो अच्छी से अच्छी नसीहत, अच्छी से अच्छी बात भी दूसरे को नागवार गुजरती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी डेफिनेटली होंगे और माशरती सतह पे भी इसको जानेंगे कि कुछ नॉर्म्स, कुछ मिथ्स ऐसी हैं कि हम
दूसरे के बारे में बहुत तेज़ी से जजमेंटल हो जाते हैं कि इसने ये लहजे इस्तेमाल किया, इसने ये बात ऐसे जो है वो वे में कही, ऐसा जेस्चर यूज़ किया, तो यकीनन इसके पीछे ये बात होगी। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिलेट करती हैं। तो मौसर लहजे का जो किरदार है उसको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और मौसर लहजा बन कैसे सकता है, पुरअसर गुफ्तगू हो कैसी हो सकती है, इस पर भी जो है वो जानेंगे कि हमारे मेहमान हमें क्या बताएंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे भी कहेंगे कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, कोई सजेशन आपके माइंड में हो जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉल्स करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। आगाज़ में हमेशा की तरह मौसम के हवाले से कुछ जान लेते हैं और ये देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 29 और मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद के बाद कुछ बात हो जाए लाहौर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के बाद बात करेंगे पेशावर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अहवाल जान लेते हैं कोयटा का। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान। मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जी लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ होगा अफवाहों और बेबुनियाद ख़बरों के हवाले से। इसके इंसानी जहन पर जो असरात हैं, इंसान की पर्सनालिटी पर जो असरात मुरतब होते हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे, जानेंगे कुछ रीज़न्स जिनको हमने कंट्रोल करना है, जिनके हवाले से हमने अपने बच्चों को तरबियत देनी है, अपने नौजवानों को गाइड करना है, उन पर भी ज़रूर गुफ्तगू होगी। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करिए सिद्रा अख्तर चौधरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिद्रा? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा के साथ आज के जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो जी रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, माहरूफ खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माहरूफ? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बात का आगाज़ होगा सिद्रा से। सिद्रा, क्या कहना चाहेंगी? आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो मौजूदा सिचुएशन से भी डेफिनेटली रिलेट कर है, लेकिन उससे पहले अगर मौजूदा सूरत हाल को छोड़ दिया जाए तो ये अफवाहें क्यों इतनी तेज़ी से जन्म लेती हैं और फिर एक इंसान के जहन पे जो इसके असरात होते हैं, थोड़ा सा उससे लेकर चलते हैं डिस्कशन को। शुक्रिया हुमा कि हम आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल अफवाह साजी जो है या फिर हम देखते हैं कि अफवाह के फैलाव में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। और ये जब तेज़ी आई है हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि इसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे और इसके सोशल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। देखें, आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं इस एरा को बोलते हैं इन्फ्लक्स ऑफ नॉलेज, जहाँ पे हर एक टच के बटन के ऊपर आपको ये कहना चाहिए कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज जो है वो मौजूद है। और वो इन्फॉर्मेशन और वो नॉलेज आपके लिए इतनी चटपटी है या इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप चाहते हैं कि उसको फ़ौरन से किसी दूसरे के साथ शेयर किया जाए, ये जाने बगैर, ये तहकीक किए बगैर कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप किसी से आगे सनसनी फैलाने के लिए या किसी भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए आप आगे शेयर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है और उसके अगले बंदे पे या माशरे के ऊपर कलेक्टिव अगर हम देखें तो क्या असरात होंगे। और अगर आप अभी जैसे हम इस पेंडेमिक की बात कर रहे थे तो आप देखें कि ये जो इतनी नरमी हुई है, लोगों के बिहेवियर के अंदर इतना चेंज आया है, उसके पीछे भी अफवाहें ही हैं जिन्होंने लोगों को घरों से निकाल दिया बाहर कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हो भी नहीं रहा है। तो यहाँ से आप देखें कि एक अफवाह या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑथेंटिक भी नहीं है और उसकी वजह से इंसान के बिहेवियर, उसके एटीट्यूड में कितना ज़्यादा तब्दीली आती है, ये चेंज आता है।
जो साइकोलॉजी है इसका ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है कि अफवाह के बारे में जाने कि इसके क्या इंसानी जहन के ऊपर असरात होते हैं। और साइकोलॉजी ने 1930 से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर देखें तो पता चलेगा कि पहले ज़माने में जो बादशाहों का दौर होता था या रॉयल एरा होता था, उसमें बादशाह जो होते थे वो प्रोपोगंडा ऑफिसर रखते थे। अच्छा। तो वो क्या करते थे कि वो बादशाह के बारे में या रियाया के बारे में या अपनी सोसाइटी के बारे में कोई भी अफवाह जो थी वो फैला देते थे, जिसका कोई ना कोई फ़ायदा होता था या कोई ना कोई किसी चीज़ से प्रिवेंट करना होता था उस सोसाइटी को। और आजकल देखें कि वो प्रोपोगंडा वाले लोग तो ख़त्म हो गए, लेकिन थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया हर इंसान जो है वो प्रोपोगंडा कर रहा है और वो अफवाह के वो चीज़ हमें नज़र आती है। अब उसके ऊपर हमने रिएक्शन किस तरह से जो है वो शो करना है या अपने रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के एक और मेहमान भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। माहिर तालीम है डॉक्टर इमरान असफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और गुफ्तगू करेंगे हम मारूख से। मारूख, क्या कहना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग टॉपिक है पहला हमारा कि अफवाहें और बेबुनियाद खबरें जो कि हमारे मौसम में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। सिद्रा ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड बताया कि ये बहुत पुरानी खबरें जो हैं, ये बहुत पुराना ये दौर है या बहुत पुरानी आदत है कि कहीं ना कहीं से अफवाहें जन्म लेती हैं और फिर लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। मौजूदा सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो ये रिएक्शन और ये अफवाहों का आना बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है आपकी नज़र में? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि इन्होंने हिस्ट्री से उसको रेलेवेंट किया, तो मैं बात करूंगी कि बीइंग मुस्लिम हमें जो है वो, अगर हम कुरान और हदीस को देखते हैं तो एक हदीस है जिसमें कहा गया कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। और फिर ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो तुम फिर पछताओगे। तो उसमें यह है कि अगर कोई ऐसी ख़बर आती है तो पहले तो हमें तहकीक कर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी 21st सेंचुरी में भी ऐसे मासूम लोग हैं जो उन ख़बरों को तहकीक के बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो फेक न्यूज़ होती हैं। मतलब करंट सिचुएशन को आपने जैसे कहा कि देखा जाए तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि स्टार्ट में जो है वो जब कोरोना आया तो उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी न्यूज़ भी हमने देखी सोशल मीडिया पे, स्पेशली ऐसी न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती है जिसमें कहा गया कि अब ये 2-3 वायरस और आए हुए हैं और ये ऐसे ऐसे लोगों को लग सकते हैं। उससे हुआ क्या कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो काफ़ी डर गए। तो उससे क्या है कि वो उनके जहन पर जो है वो बड़ा नेगेटिव असर करता है। सो पहले तो हमें ये देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, कहाँ से ऐसी न्यूज़ आती है और कौन लोग हैं जो ऐसी न्यूज़ फैलाते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आई कोरोना की वजह से, तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। उससे हुआ क्या कि सिर्फ उन्होंने व्यूज़ की वजह से, रेटिंग की खातिर उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दी। और हमारे जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो न्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उनको आगे शेयर या ट्रांसमिट करने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने स्टार्ट ही उस चीज़ से लिया कि आपने तहकीक के बगैर तो अगली उसको फॉरवर्ड करना ही नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंट न्यूज़ सुनते रहते हैं। और कई दफ़ा ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं हैं जितने आज हमारे पास डिग्रीज हैं। तो मुझसे पूछते हैं कि बेटे ये होने जा रहा है, बेटे मैंने कहा नहीं मामा ये ऐसा नहीं होने जा रहा। तो ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बीइंग मीडिया पर्सन जो है वो अपना कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। चाहे हम सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसी न्यूज़ को जो है वो गलत ज़रूर साबित करना चाहिए, ताकि कहीं पे किसी को जो है वो सुकून दिया जा सके, उसके जहन में जो है वो कुछ पॉजिटिव लाया जा सके। ये बात आपने बहुत अच्छी की मारूफ कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हमें ऐसी अफवाहों को या बेबुनियाद खबरों को रोकना चाहिए, उनके हवाले से तस्दीक करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर इमरान, हम ये करते हैं कि फ़ौरन से रिएक्शन शो करते हैं और हमारी भी अल्टीमेट कोशिश यही होती है कहीं ना कहीं कि ये खबर हम भी दूसरों तक पहुंचा दें। ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारी कोशिश है, ये जो हमारी आदत बनती चली जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम इससे स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, बात करने के लिए। दूसरा ये कि हमें ये झूठ और अफवाह, असल में ये दो पहलू झूठ और ग़ीबत के बनते हैं। और अफवाह को एक नफ्सियाती मुहर्रिक के साथ जोड़ेंगे। अफवाह होती हमेशा वो है जो कोई अटेंशन सीख करने के लिए फैलाई जाए, एवर ऐसी होती है। जैसे मैडम साहब बता रही थी कि पहले जो बादशाह होते थे सलातीन के पीरियड में, अहद में, वो इसके लिए बाकायदा लोग रखते, तो अब भी रखते हैं। मीडिया सेल्स होते हैं सियासी जमातों के,
हत्ता कि NGOs के मीडिया सेल्स होते हैं, उसका मकसद यही होता है ज़हन साजी करना। अब पहला बात तो ये है कि कोई झूठ क्यों बोलता है, ये अफवाह क्यों फैलाता है। तो ज़ाहिर है उसके कुछ फ़वाइद जुड़े हुए होते हैं, बाज़-औक़ात मुआशी जुड़े होते हैं, बाज़-औक़ात नफ्सियाती जुड़े होते हैं। बिल्कुल। यही चीज़ें आगे बढ़कर इन मामलात को फैलाती हैं। किसी ने बहुत अच्छा एक कहावत कोड की हुई थी जो अरबियों की है कि मछली हमेशा अपने सर से पकाई जाती है, काटी भी वहीं से जाती है। तो हम इसको थोड़ा जो बात हम कर रहे हैं इसी को रिवाइज कर लेते हैं ठीक। कि इंसानी माशरा मछली की तरह होता है और इसको जब गलाया सड़ाया जाता है तो इसके दिमाग से, सर में दिमाग होता है। अब खबर का मरकज़ क्या है? खबर का मरकज़ तो ऊपर की लौट है ना, ठीक। हम आवाम या जो आम आदमी है वो बाद में आता है। अब जब खबर ऊपर से नीचे आती है तो उसके अपने असरात होते हैं, इंप्रेशन होते हैं। जो खबर एक आम यूट्यूबर भी फैलाता है वो भी किसी और सोर्स से लेता है, बनाता नहीं है। अब जो जब किसी माशरे में जो दिमाग है उसका, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हो जाता है या वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है या वो अपनी चीज़ से हट जाता है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करता है। ठीक। और जाहिर है बुनियादी बड़े मकासद, इस पे हम आगे तफसील से बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ अपने हिस्से का वक्त लूँगा। बुनियादी बड़े मकासद मुआशी होते हैं। एक फ़र्द किस तरह से सोसाइटी में अपना हिस्सा डालता है, अपने जिस्म से, अपने वजूद से, अपने दिमाग से, अपने अमल से, अपनी ज़बान से, इन सब से ही वो अटेंशन सीख करेगा ना। कहीं वो खुद को ताकतवर जाहिर करेगा दीगर लोगों से, इसमें अफवाह फैलाएगा। कहीं वो ऐसे ही हुकूमतों का होता है, एक हुकूमत खुद को ताकतवर जाहिर करे, एक रियासत ताकतवर जाहिर करे। हम सुनते रहते हैं, ये हमारा फॉर्मेट नहीं है हम नाम लें, कुछ रियासतें क्लेम करती रहती हैं बाज़ चीज़ें दूसरी रियासतों के बारे में, झूठ बोलती रहती हैं। हम सुनते रहते हैं लोग क्लेम करते रहते हैं चीज़ें दूसरों के बारे में, झूठ बोलते रहते हैं। अब वो तहकीक वाला जो मामला है वो कैसे आप तय करेंगे कि कौन तहकीक करे? सही। अगर हम मीडिया पे ही आ जाएं तो मीडिया कौन कंट्रोल करेगा? आप, मैं या रियासत, या कुछ ऐसा एलिमेंट जो सर का दर्जा रखता है, जो दिमाग का दर्जा रखता है। वो टीचर हो सकता है, वो मदरसे का उस्ताद हो सकता है, वो कुछ और ऐसे इंतज़ामी लोग हो सकते हैं। अगर वहाँ से वो खबर ब्रीच हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि कल्चर के दो पहलू होते हैं। कल्चर का एक पहलू होता है जिसे आप अशराफिया, आजकल तो ये बाज़ बातें बड़ी मुज़क्का खेज़ होती हैं, कुछ इंतहाई अहम लोग कहते हैं अशराफिया ने ये काम किया, यानी स्कूल का प्रिंसिपल ये कहे कि मेरे कॉलेज के ना ताकतवर असातिज़ा ने ये काम किया। सही। कोई भी संजीदा आदमी सोचेगा आप किस लिए। तो जब कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, घर का बड़ा होता है, फिर अशराफिया और गैर अशराफिया नहीं होते। हाँ, उसके अंदर दो कल्चर प्रिवेल कर रहे होते हैं, एक अशराफिया का कल्चर, एक आम आदमी का कल्चर। अशराफिया का कल्चर से आम आदमी के कल्चर में चीज़ें आती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इंतहाई सूटेड बूटेड बंदा टूटे हुए जूते पहन के ये कहे कि ये मैंने एक रेडी बान को देखा था, कितने खूबसूरत है, मैं पहन के आया। एक रेडी बान का बच्चा फटी हुई जीन्स पहन के ये ज़रूर कहेगा कि ये ट्रेंड का हिस्सा है। चीज़ें सर से टेल की तरफ आती, ऊपर से नीचे की तरफ आती। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो करना क्या है बतौर एक आम आदमी? बतौर हम में से कितने लोग हैं जो लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, मैं भी उस्ताद हूँ, कि वो उस्ताद की गलती को डिसेंट वे में उसे बताते हैं। और कितने लोग हैं जो उसके उस जत्थे का हिस्सा बनते हैं जिस क्रिमिनल एक्टिविटी में शरीक होता है। सही। वो किसी भी सतह का उस्ताद, वो साफ़ी हो। हम उस बदनसीब माशरे में हैं जहाँ रियासत झूठ बोलती है, जहाँ साफ़ी झूठ बोलता है, जहाँ उस्ताद झूठ बोलता है। जहाँ तक मज़हब का मामला है, हम तो मज़हब की कैफियत में है, खालिस तो है नहीं हमारे पास, जो उसकी प्योर फॉर्म है वो हम तक आई नहीं। उसको भी ब्लेंड किया जाता है, सुबह शाम नए नए तरीक़ों से पेश किया जाता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हल तो है शऊर की सतह बुलंद करने में, और शऊर की सतह बुलंद होगी जब आम आदमी फेसबुक की बजाय किताब से जुड़ेगा। सही। अब फेसबुक भी मैं पहले नहीं इतना इस्तेमाल करता था, मैं इससे 100% मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो फेक खबर का जरिया नहीं, या वो सिर्फ जहालत का गढ़ है, नहीं। आप कब जज करेंगे ये खबर फेक है या जाहिल है? एक डॉक्टर जज कर लेता है ना, एक वकील जज कर लेता है कि मेरा क्लाइंट झूठ बोल रहा है। आपका जो वेरियस मुताला बढ़ता जाएगा मुख्तलिफ फील्डों में,
उतनी तेज़ी से आप चीज़ें समझने लग गए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ पे इमरान साहब ये भी बात सामने आती है कि जब तक मुआशरा नहीं इस ट्रेंड को अपनाता है, इस आदत को अपनाता है कि हमने देखना है कि आया ये ख़बर हमने आगे पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी, तो कोई भी मीडियम जो है कसूरवार भी साबित हो सकता है और किसी भी मीडियम का कोई कसूर नहीं भी है। यहाँ माशरती सतह पे शऊर उजागर करने की जो बात है सिद्रा, जब हम ये देखते हैं कि हमने माशरे में शऊर डेवलप करना है, माशरती जो है वो सतह पे हमने शऊर और आगाही को फराहम करना है, तो ये आगाही फराहम करने के हिस्से में भी हम देखते हैं बहुत सारी अफवाहों को या बेबुनियाद ख़बरों को जो है वो मीडियम बनाया जाता है और फिर उनको पेनिट्रेट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उनके ज़रिए भी लोगों की अटेंशन हासिल की जाती है। ऐसा इंसान जो ये करता है, जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात की जाए या मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, तो लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी कैप्शंस यूज़ की जाती हैं, बहुत सारी ऐसे जो हैं वो नारे लगाए जाते हैं ताकि लोग इकट्ठे हों और एक इंसान को अटेंशन दें। वो इंसान जो अटेंशन लेना चाहता है उसके जहन में क्या पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली उसका जहन किन चीज़ों से मुतासिर होता है जो वो दूसरों के साथ ये करना चाहता है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम इस पहलू की जानिब पे आएँ। अच्छा, बिल्कुल हुमा, ये भी बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव को आइडेंटिफाई किया है कि जब हम देखते हैं कि अफवाह बेसिकली उसका मरकज़ कहाँ से है, वो कहाँ से आ रही है, और जो बंदा अफवाह फैला रहा है उसकी क्या मेंटालिटी है, उसके क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हम इग्नोर ना करें। तो आप ये देखिएगा कि जो भी बंदा अफवाह फैलाता है वो हमेशा छुप के रहता है, वो कभी सामने नहीं आता। और ये दुनिया जो है ये वर्ड ऑफ माउथ है, वो उसने जो खबर फैलाई होती है वो आगे पहुंचते पहुंचते वो कुछ से कुछ हो जाती है। तो जब तक आप उस अफवाह फैलाने वाले के पास पहुंचेंगे तो वो अपनी बात से ही मुकर जाएगा कि मैंने ये बात जो थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में की थी या जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। तो ये जितने भी लोग होते हैं जो अफवाह फैलाने वाले होते हैं, इनकी एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी वो होती हैं कि जो माशरे के अंदर कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव रोल जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, यानी कि इन लोगों की मिसाल वही है कि अगर इनको बस में बिठाया जाएगा तो ये सीट ज़रूर गंदी करेंगे, इनको किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे ये अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा, तो ये कोई ना कोई गलत काम ज़रूर करेंगे। तो यही वो माशरे का हमारे लोग हैं कि जिनके हाथ में जब एक ऐसा मीडियम आ गया जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, नॉलेज शेयर की जा सकती है, क्योंकि उनके पास वही जो आप शऊर की बात कर रही थी, वो इतनी आगाही नहीं है, उनके पास इतना शऊर नहीं है, तो वो ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। कभी भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर ऑथेंटिक सहाफ़ी, ऑथेंटिक जो हमारे सोर्सेज हैं या ऑथेंटिक लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वाकई में डिग्री सिर्फ तालीम नहीं होती, जो शऊर रखते हैं, वो वाले लोग कभी भी आपको आप देखेंगे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। मैं खुद अपने यानी कि मैं अपने सोशल मीडिया में देख रही होती हूँ, मेरे साथ जर्नलिस्ट जो फ्रेंड हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो बाज़ औक़ात ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती है तो मैं उनको करेक्ट कर रही होती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसे। तो वो इसलिए क्योंकि आपके पास जब इतने सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, कौन सी आगे फैलानी है, कौन सी से रुकना है, किसको कंट्रोल करना है, किसकी तस्दीक करनी है। बिल्कुल। और हमारी मेंटालिटी है कि हमें हमेशा ना चीज़ें वो पसंद आती हैं जिससे एक बारी सुन के बंदा शॉक हो जाए और उसे लगे कि ये जो मुझे बहुत अच्छी खबर मिल गई और मैं इसे मुझे जल्दी से जल्दी आगे शेयर करना चाहिए, ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है और मैं आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। लेकिन अगर आप इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक खबर, आपकी एक अफवाह साजी, आपकी एक जो स्टेटस है वो लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक ले जाता है। तो आपको नहीं पता होता कि आप जो आपने अक्सर सुना होगा जितनी भी अफवाहें होती हैं वो वहीं से शुरू होती हैं कि मैंने ये सुना है, ना वो आपने चीज़ देखी होती है और ना ही आप उस सिचुएशन में मौजूद होते हैं, लेकिन आप सुनी सुनाई और ऐसी बातों के ऊपर आप लोग यकीन कर रहे होते हैं जो आपके सामने हुई नहीं है। और आप देखें कि इस्लाम ने इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि आज से 1400 साल पहले ऐसी हदीस है जहाँ पे है कि अफवाह साजी जो है उससे बचो जी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट इस्लाम ने इसको जो है वो अहमियत दी है। लेकिन आजकल के दौर में हम मुसलमान का ये फ़र्ज़ भी है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचे हम उसे पहले तहकीक करें और फिर उसके बाद आगे फैलाएं। और एक मुनाफिक की निशानियों में से भी एक ये है कि वो जो सुनता है उसको आगे पहुंचा देता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे मुनाफिकत कर रहे होते हैं और वो मुनाफिकत कलेक्टिव लेवल पे जब पहुंचती है तो डिस्ट्रक्शन का बाइस बन जाती है। सही। और सिद्रा एक चीज़ हम और देखते हैं कि एक जाने तो हमने बात की जो अफवाह साजी कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, लोगों की अटेंशन हासिल कर रहा है, उसकी जहनी कैफियत क्या है, उसका जहन किन चीज़ों से मुतासिर, और दूसरी जानिब फ़ौरन से रिएक्शन शो करने वालों की
हवाले से भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम एक नेगेटिविटी के ऊपर जो है इतना रिएक्ट करते हैं, या एक नेगेटिव ख़बर, एक अफवाह, एक बेबुनियाद ख़बर जो है वो हमारी जहनी सलाहियतों को मुतासिर कर देती है कि हम अपने जहन पे उसको हावी कर देते हैं। इसी बात को, इसी सिचुएशन को हम जो है वो मौजूदा सूरत हाल से भी रिलेट करेंगे कि एक ख़बर कोरोना वायरस से रिलेटेड हमारे जहन पर इस कदर हावी हो जाती है कि हम अपने तमाम कामकाज छोड़ देते हैं, हम अपने मामूलाती ज़िंदगी को तर्क कर देते हैं और सिर्फ कोरोना वायरस के हवाले से ही डर में, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर हमारी जहनी पैटर्न्स क्या होते हैं, हमारी जहनी कैफियत किस तरह से मुतासिर होती है, सिद्रा से ही जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अफवाहों और बेबुनियाद ख़बरों के इंसानी जहन पर जो असरात हैं उनके हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इन अफवाहों को, इन बेबुनियाद ख़बरों को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए पूरा कैसे किया जा सकता है, इन ख़बरों की तस्दीक किस तरह से की जा सकती है, इनकी जो फैलाव है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, और साथ ही साथ अपनी आवाम के अंदर, अपने लोगों के अंदर ये शऊर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं कि वो कोई भी ख़बर सुने उसको वो किस तरह से जो है वो वेरीफाई करें, उसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें और उसकी तस्दीक करें कि आया ये ख़बर जो है वो हमारे पास किसी ऑथेंटिक सोर्स की जानिब से आई है या फिर किसी ने ये वैसे ही अफवाह साजी की है, किसी ने अपनी खुशनुदी के लिए, अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए ये ख़बर फैलाई और हम भी उसी का जो है वो हिस्सेदार बन रहे हैं कि हम इसको प्रमोशन दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको आगे ट्रांसमिट करें। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से हम गलत ख़बरों को रोक सकते हैं, अफवाहों को, बेबुनियाद जो हैं वो न्यूज़ को रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे, इस पर जो है वो हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे और हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम सिद्रा से ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो लोग जो एक नेगेटिव ख़बर को सुनते हैं उनके जहन में क्या कैफियत होती हैं, किस तरह से वो रिएक्शन शो करते हैं, डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और उस ख़बर को ख़ुद पर सवार कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं अपने जहन पे। तो सिद्रा, अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो लोगों को बहुत डराया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बेबुनियाद ख़बरें जो हैं उनका सहारा लेते हुए बस ये जहन में जो है वो लोगों के डाल दिया गया है कि अगर कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाते हैं खुदा न खास्ता तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने मर जाना है, उन्होंने ज़िंदा नहीं रहना। जबकि 97 to 98% हम ये देखते हैं कि चांसेस हैं एक इंसान रिकवर हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है। हम इस पर रिलाई नहीं करते, हम वो 2% या 3% के ऊपर जाके रिलाई कर जाते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिविटी है और हमें ये लगता है कि हमें अगर ये फ़लाँ बंदे ने बताई है, फ़लाँ सोर्स से हमें ये ख़बर मिली है तो ये सच्ची है। 97% 98% वाली बात जो है उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। ऐसा क्या है इंसान के जहन में कि वो नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा जो है वो सर पे हावी कर लेता है? बिल्कुल हुमा, अगर हम इस वाली सिचुएशन को देखें, जैसे ये वबा आई है तो इसके कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने अपने हर शो में जितने भी किए इस वबा से मुतल्लिक मैंने बताया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भी बताऊंगी कि देखें, जो अगर हम अपनी पिछली 2 जनरेशन देख लें तो उन्होंने किसी भी वबा का सामना नहीं किया, ना हमारे पेरेंट्स ने और ना ही हमारे दादा दादी, नाना नानी ने। तो अब हम वो 3rd जनरेशन है, उससे पहले एक वबा आई थी, ताउन का मर्ज़ आया था और जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा रहता था, तो हम वो लोग हैं जिन्होंने वबा का सामना किया और हमारे लिए ये बहुत नई सिचुएशन थी। हम इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे और ना ही हमें पता था कि जब चीन में पहला वुहान में केस आया तो हम बिल्कुल रिलैक्स थे और हमें था कि बस वो उनका मसला है, चाइना की बीमारी, ये चाइना की बीमारी है, वो चमगादड़ खाते हैं, वो ये करते हैं, इसलिए उनको ये हुआ है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो हम उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं थे। और जब भी एक सिचुएशन के लिए इंसान तैयार नहीं होता और अचानक से उसके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत हो जाती है और फिर उससे बहुत वो आपकी ज़ात से रिलेटेड हो, तो ये एक ऐसी वबा है जिसमें हर इंसान जो है वो इक्वली डैमेज जो है अपने आप को समझ रहा है कि उसके लिए उतनी ही नुकसानदेह ये चीज़ है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने जब इस सारी सिचुएशन को फेस किया तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी अनऑथेंटिक
और ऐसे इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया। जैसे शुरू में ये बताया जा रहा था कि आप गर्म पानी पिएं, आप सुबह उठ के सांस रोक लें, आप ये देखें कि इतनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं। तो हमने यानी कि वो सारे टोटके जो पाकिस्तानी हैं वो हमने इसके ऊपर आजमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना का वायरस है वो इतना यानी कि कहना चाहिए कि हाई पोटेंसी नहीं है और उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है जितना इटली में था या जितना बाकी शहरों में था। लेकिन यहाँ पे हमारी जहालत जो है ना वो गलत रोल प्ले कर रही है कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। अब आप देखें कि लोग जो हैं इस वबा को फैलाव का बाइस क्या है, एहतियात का ना होना। इटली में भी क्यों ज़्यादा ये फैला और बात क्यों हुई, क्योंकि एक तो उनकी एज वाइज जो लोग थे वो बूढ़े ज़्यादा थे। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि 63% हम लोग यूथ पे मुश्तमिल हैं, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी है। फिर हम ऐसे इलाके में रहते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैं इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी वो भी आपसे शेयर करूँ कि बचपन में हम लोगों ने वो एक गोलियाँ मिलती थी मलेरिया की, पता नहीं उसकी क्या नाम था, कोनेन की गोलियाँ, तो वो अक्सर लोगों ने खाई हुई हैं जो कि आपकी लंग्स को काफ़ी प्रोटेक्टिव दे रही हैं। और ये रिसर्चेज हो रही हैं WHO की जिन्होंने बचपन में वो गोलियां खाई हुई हैं मलेरिया की। और पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा मुल्क था वहाँ पे तो हर किसी ने वो खाई हुई हैं, तो इसलिए हम लोगों के ऊपर वो इतना अफेक्टिव नहीं हो रहा या खुदा न खास्ते इतना नुकसानदेह नहीं है। तो अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड से निकलें, अफवाहों को छोड़ें। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाएं। और इस सवाल का जो दूसरा पहलू था कि वो कौन से लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पे यकीन करते हैं, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है वो ये होती है कि एक तो वो इमोशनल होते हैं, बिल्कुल वो फ़ौरन से जो खबर देखते हैं वो कहते हैं जी ये तो भाई हमारे साथ ही हो गया है, ये तो ऐसे ही है, वो उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। दूसरा उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो इम्पल्सिव होते हैं, वो जल्द फैसला लेने वाले होते हैं, सोचे समझे बगैर, तो वो फ़ौरन से उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन कर लेते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो चीज़ों को बड़ा ओवर सेंसिटिव लेके चल रहे होते हैं कि अगर ये हो गया तो ये कहीं मुझे ना हो जाए या मेरे घर वालों को ना हो जाए, ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो अफवाहों पे सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं और अफवाहों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सही, बहुत ज़्यादा जो है हम अपने माशरे में तेज़ी से फैलते हुए देख रहे हैं कि 2 तबकात में डिवाइड हो गए हम, कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफवाहों पे यकीन भी कर रहे हैं, उसके ऊपर रिएक्शन भी शो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को भी इस अफवाह या इन अफवाहों के जो है वो घेरे में लेकर आएँ ताकि वो भी नेगेटिविटी को प्रमोट करें। मारूफ, थोड़ा सा मैं इस हवाले से जो है वो बात करना चाहूँगी, बल्कि हम अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे कि वो भी अफवाहों और बेबुनियाद ख़बरों के हवाले से अगर उनके जहन में कोई सजेशन हो, कोई उन्होंने मशवरा देना हो या कुछ शेयर करना चाहें मौजूदा सूरत हाल से रिलेटेड, तो आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, लाइव कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और हमें आगाह करें कि किस तरह से आप अफवाहों पर जो है वो रिएक्शन शो करते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी अफवाह या कोई ऐसी बेबुनियाद खबर जो है वो आपने आगे ट्रांसमिट कर दी हो और फिर आपको पछतावा हुआ हो कि ये ख़बर गलत थी। तो मारूफ, ऐसा देखने में आता है कि बाज़ औक़ात हम भी चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं, कोई ऐसी खबर दूसरों को बता देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी ख़ास मीडियम या किसी ख़ास प्लेटफॉर्म से ही उसको जो है ट्रांसमिट करें। हम अपने इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं लोग आदतन भी एक दूसरे को बता रहे होते हैं, फ्री वक्त है, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ या बताता हूँ, देखो इस तरह से हुआ और तुम्हें नहीं पता चला। तो ये जो आदतन लोग करते हैं, इस आदत को आप समझते हैं कि मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तरबियत दी जानी चाहिए? बिल्कुल ऐसी ये ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें देखें कि हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी से उसका गलत इस्तेमाल लोग करते हुए ऐसी ख़बरों को फैलाते हैं, लेकिन एक तरफ मतलब बीइंग फीमेल आई वांट टू से कि ख़वातीन का भी बड़ा रोल होता है ऐसी ख़बरों को आगे फैलाने में। सही। वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर हैं, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन वो भी देखें कि अब वो ख़बर जो वो बेबुनियाद ख़बर जो कि किसी की ज़ात के बारे में है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। कि किसी के बारे में ऐसी बात फैला देना जो कि उसमें नहीं है, और ये काम सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही करती हैं। और इसको मेरा ख्याल से कहा जाता है कि सबसे पहली दरसगाह जो होती है वो माँ होती है। तो शुरू से ही हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जो हो गया, जो चीज़ें प्रिंट हो गई उनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कुछ अवेयरनेस के ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे हमारा ये टॉक शो हो रहा है, ये ख़वातीन मॉर्निंग शो बड़ा शौक से देखती हैं, तो ऐसे टॉपिक जो है डिस्कशन में लाए जाएँ ताकि उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको आइडिया हो कि वो किस किस्म का काम करते हैं, वो कितना नुकसान दूसरों को पहुंचाते हैं, और अपना जो है वो मुहासबा करना भी बड़ा ज़रूरी है।
खुद को ठीक करना भी बड़ा ज़रूरी है। सही। सो इस प्रोग्राम से मेरे ख्याल से जो ख़वातीन देख रही हैं उनको भी एक ये मैसेज आता है कि वो जो खबरें आप किसी के बारे में, किसी पड़ोसन के बारे में, किसी फैमिली मेम्बर के बारे में आप जो है वो खुद से अखज़ कर लेती हैं, या किसी ने कह दी और आप फिर वो कॉल पैकेज पे बात कर रहे हैं, आपने फलाने को भी बता दिया, उसको भी बता दिया, तो वो खबर फैलती फैलती मतलब उस बंदे के पास भी आती है जिसके बारे में आपने बात की होती है, एंड दिस इज सो हर्टिंग। सो आप लोगों को इस काज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आपने प्रमोट करना भी है तो कुछ पॉजिटिव कीजिए। और ये जो कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि लोगों ने खुद से जो है वो रेमेडीज़ बनानी शुरू कर दी, खुद से टोटके शेयर करना शुरू कर दिए कि इसका इस्तेमाल करें, फलां चीज़ का इस्तेमाल करें, ये सोचे बगैर कि अगर हम किसी को मशवरा दे रहे हैं वो उसकी सेहत के लिए सही है, अगर उसको इससे कोई नुकसान पहुंच गया तो जिम्मेदार तो हम हैं। हमने ये नहीं सोचा बस उसको फॉरवर्ड करते चले गए कि हमें इलाज मिल गया, हमें रेमेडी पता चल गई, हमें टोटका पता चल गया, अब ये दूसरों तक ट्रांसमिट करना है। यहाँ पे भी सोचने की और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और फिर इसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्टार्ट में अगर देखा जाए तो कई हिकमत के लोगों ने क्लिनिक के बाहर लगा लिया कि यहाँ कोरोना वायरस का इलाज किया जाता है, फिर वो किसी ने पढ़ा तो आगे जाके बताया अच्छा नहीं यहाँ चले जाते हैं, यहाँ तो कोई महंगा टेस्ट भी नहीं है और ख़तरे की बात भी नहीं है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, और उसमें ये है कि गवर्नमेंट का रोल है कि वो चेक एंड बैलेंस करे, और अब ऐसी चीज़ों को कंट्रोल में किया भी जाता है। सही। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँ कि अफवाहों की बात हो रही है, तो हमें तो खैर जब वो चीज़ें पता चलती हैं तो हमें हंसी आती है कि आई एम बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कटक ना, तो वहाँ ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि अगर कहीं से किसी को खबर मिल गई ना कि यहाँ से कोई चश्मा निकला है और उसमें बड़ी शिफा है, तो दुनिया भाग पड़ती है, कराची लाहौर से भी लोग आए हुए हैं। तो अब वो एक छोटा सा चश्मा जो बाद में पता चल गया कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ से पानी लेके जा रहे हैं और पता नहीं कह रहे हैं कि किस किस मर्ज की जो है इसमें शिफा आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी खबरें भी लोग फैलाते हैं और फिर लोगों को लूटते हैं। ठीक है, उनका माली नुकसान भी होता है, ज़हनी तो होता है लेकिन साथ साथ माली भी होता है। अब वहाँ पे जो बैठा है उस चश्मे के पास, उसने तो नोट छाप लिए, वहाँ पे फिर जिसने अपनी रेडी लगा ली पकौड़ों के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए, उसने भी नोट छाप लिए, लेकिन असल नुकसान तो उनका हुआ जिन्होंने वो खबर सुनी और उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और उसको फिर आगे जाके फैलाया भी। सो बड़ी ज़रूरत है कि हम उस जो है वो दौर से निकलें और हकीकत पसंद हो जाएं। सही। अच्छा मारूफ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ मीडिया पर्सन आप भी रेडियो से एसोसिएटेड हैं, तो आपकी भी यकीनन जिम्मेदारी है कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लोगों को आगाही फराहम करनी है, शऊर देना है। तो आप किस तरह की खबरें शेयर करती हैं, किस तरह से लोगों को इन्फॉर्म करती हैं, किस तरह से उन्हें कहती हैं कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में भी सेगमेंट्स हैं प्रोग्राम्स के। अगर मॉर्निंग शो हो रहा है तो उसका जो सेगमेंट है उससे रेलेवेंट करके हम चीज़ें ऐड करेंगे, और फिर हमारी कोशिश ये होती है कि रेडियो लोग सुनते हैं, वो सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि जैसे उनको पसंद है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं सुनना चाहते। तो हमने करना क्या होता है कि एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट का एक मिक्सचर बना के उनको पते की बात बतानी होती है। सो वो हम लेके चलते हैं, लेकिन उसमें हमारी कोशिश पूरी ये होती है कि हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो किसी ऑथेंटिक चीज़ से लें, ऑथेंटिक वेबसाइट से लें, उसके जो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से लें जिस पे हमें खुद को ट्रस्ट है, और वो फिर हमारे जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अच्छे रेडियो स्टेशंस हैं, उनके प्रोग्रामिंग हेड उसको फिल्टर करते हैं, वो वैसे कंटेंट शामिल नहीं किया जाता। तो फिर हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि जो न्यूज़ हम आगे दें वो करेक्ट हो। सही। तो कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ हो कि खुदा न खास्ता आपने कोई इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट कर दी हो और बाद में पता चला हो कि ये गलत खबर है या मेरे से ये गलती हो गई, तो फिर उसको करेक्ट किया हो या उसको वेरीफाई किया हो? हाँ, इस तरह की चीज़ स्टार्ट में मेरे से हुई थी एक ऐसी चीज़, लेकिन उसको फिर करेक्ट किया था। सही। उसको एक्सेप्ट किया था कि ये गलती हुई है, फिर मैंने उस पर एक लाइव वीडियो भी की, क्योंकि अब हम फेसबुक लाइव सेशंस भी करते हैं, तो वो लाइव वीडियो करके उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसी चीज़ नहीं, ऐसे, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। बिल्कुल ऐसे। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि शायद आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं और वो एक गलती की वजह से आप जो है वो आगे गलत चीज़ कन्वे कर देते हैं, लेकिन उसको करेक्ट कर लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया एक जाए। इंसान के अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कि अगर उससे कोई गलती हो गई, कोई अफवाह या बेबुनियाद खबर उसने आगे ट्रांसमिट कर दी, किसी को बता दी, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, या इस नीयत से कि मुझे ये पता चला है तो मैं दूसरों को भी बाखबर कर दूं, लेकिन हकीकी मायनों में उस खबर की कोई बुनियाद नहीं थी, तो उसको चाहिए कि वो तस्दीक के बाद या उसको वेरीफाई कर लेने के बाद जब उसको पता चले कि ये खबर गलत है तो वो अपनी गलती तस्लीम करे और फिर दूसरों तक भी ये बात पहुंचाए।
डॉक्टर इमरान, हम ये देखते हैं कि इस तरह की जब सिचुएशन हो या इस तरह के जब सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए कि हमसे कोई गलती हो गई, तो बाज़ लोग तो गलती मान लेते हैं, जैसे कि भी मारूफ से भी तस्करा हुआ, और उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमें ये बात गलत पहुंची, तो अब आप भी इसको आगे ट्रांसमिट ना करना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि हमें तो पता चल गया, हमने तो वेरीफाई कर लिया कि ठीक है ये खबर बेबुनियाद है, लेकिन अब हम ये एक्सेप्ट क्यों करें, हमने तो आगे फैला दी और उनसे भी ये कहा कि इसको आगे ट्रांसमिट कर दें। तो यहाँ पे भी एहसास ज़िम्मेदारी या फिर यहाँ पे भी कैरेक्टर बिल्डिंग और ट्रेनिंग की बात आ जाती है कि आपकी तरबियत किस तरह से आपको मोल्ड करती है कि गलती हो गई, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और दूसरों को रोको। हम दूसरों को नहीं रोकते, खुद को रोक लेते हैं कि ठीक है हमसे गलती हुई, अब हमें खबर पता चल गई, देखा जाएगा अगर कल को किसी ने पूछ ली या फिर कोई किसी के सामने हमने जवाबदेह होना हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू की जानिब भी आएँ, मौशरती सतह पर भी हमने आगाही फराहम करनी है, एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है बेसिकली। पहली बात तो ये कि हम इस वक्त कोरोना के हवाले से जितनी बातें कर रहे हैं ये अफवाहें हैं जो हम खुद भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हम में से तो क्या दुनिया के 90% लोग नहीं जानते कि ये वायरस क्या है या ये वबा क्या है और इसके असरात इस नौयत के हैं, क्योंकि असरात तो सामने दिख रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में कोई भी मुस्तनद बात नहीं कर सकते। और हमारा सोर्स क्या है, ये भी एक सवाल है यहाँ, क्योंकि जो हमारा संजीदा व्यूअर है ये सब बातें सोच रहा होगा, सही, बिल्कुल सोच रहा होगा, इसी तरफ आप तवज्जो दिला रही हैं, आपका सवाल यही जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैंने पहले कहा कि कोई अफवाह फैलाने वाला अफवाह क्यों फैलाता है, या मौशी वजह होगी या वो उसके मजमे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। किसी प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि मौरिख इंसानी अम्बों को तारीख के 6 लाख साल पीरियड में 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले को पीरियड ऑफ गॉड्स कहा जाता है, दूसरे को पीरियड ऑफ सुल्तान्स कहा जाता है, और आज के को पीरियड ऑफ मैन कहा जाता है। पीरियड ऑफ मैन का जो जौहर है, एसेंस से हम कहते हैं, असल बेस, वो ये है कि हर फर्द ये चाहता है कि वो लीडर है, हर फर्द ये चाहता है वो बादशाह है, हर फर्द ये चाहता है वो कन्फर्म है, हर फर्द ये चाहता है वो एक्सपर्ट है। यही हमें हर जगह दिखेगा। 4 लोग बैठे, मैं एक मजलिस का हिस्सा था, वहाँ एक खातून समझा रही थी किस तरह पेशेंस से काम लेना चाहिए, और वो झगड़ पड़ी उसी महफिल में। वो पेशेंस पे काम ले समझाते वो किसी वजह से झगड़ पड़ी कि हम जो लोग समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, आपने बड़ी खूबसूरती से उसे पकड़ने की कोशिश की है। पहला सवाल यह है कि हम कौन है खबर डिलीवर करने वाले, सबसे अहम सवाल यह, सबके लिए ये सवाल, जो फेसबुक यूज़र्स हैं, यूट्यूब यूज़र्स हैं। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ टीवी पे करता हूँ जिसका मकसद है लिटरेचर, मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ जो लिटरेचर से वाबस्ता हूँ, उसमें मैं क्यों इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरी तो लाइन ड्रॉ है। मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं पुराने गाने लोगों को सुनाता हूँ, मैं उसमें खबर क्यों ब्रेक करता हूँ, अटेंशन सीख करने के लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खबर की जिम्मेदारी का पूरा दायरा मौजूद है, वो हम जब अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे तब ब्लंडर मारेंगे। अब जो सबसे पहली बात आपने की थी, मैं उसको ज़रूर यहाँ वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि माशरा जाहिल नहीं है, हम कह देते हैं जाहिल। वो जो 3% हैं, वो क्यों ऐसा 3% पे लोग क्यों फोकस हैं? लोग इसलिए फोकस हैं कि लोगों को अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं बीमार हुआ तो मैं 29% में शामिल हो जाऊँगा, 97% में नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हमारी रिपोर्टें दुरुस्त नहीं है। जो मैंने आपको पहले कहा कि रियासत भी झूठ बोलती है, डॉक्टर भी झूठ बोलता है। मैं किसी जगह इंटरव्यू कर रहा था, एक मुझे एक्सरे दिया बच्चे ने, वो एक्सरे किसी खातून के नाम का था, जो एक्सरे बच्चे ने मुझे अपना दिया BA पास ने। मैंने उसका बेटा ये एक्सरे आपका है? जी सर मेरा। तो ये तो किसी खातून का है। वो लिटरली वो रूहानसा हो गया कि मैं तो फलाना लैब से करा के। अब लैब वालों ने जब वो वसूल करने गया, खोल के देखने की भी तकलीफ गवारा नहीं की, और जो पैकेट को गलत पैक हुआ था उसे उठा के दे दिया। तो हमारे यहाँ जो एहसास जिम्मेदारी नहीं है, जी जी। और दूसरा हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। आप जिसको पकड़ लें, जैसे इशारा किया कि हकीमों ने दावे, ये डॉक्टर्स ने भी दावे किए, हकीमों को हम वो करते हैं कि आप ये बाहर जाएं, जिसको पकड़ेंगे वो कोरोना एक्सपर्ट होगा, जिसको पकड़ेंगे वो दानिश्वर होगा, जिसको पकड़ेंगे वो रियासत के मामला जानता होगा। तो आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइन में रहे। अगर एक बढ़ई घर बनाने लग जाएगा तो घर का सत्यानाश कर बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ जो 3% है वो इसलिए कंफ्यूज है, वो ये समझता है कि अगर मैं इधर आ गया तो मेरी तो रियासत ऑन ही नहीं करेगी। रियासत कहती है हम तो घर में क्वारंटीन करेंगे, हम तो सिर्फ उसका चेकअप करेंगे जो हमें यकीन होगा। मैं हॉस्पिटल गया हूँ,
मैं नाम नहीं लेता किसी को, सही। वो जो कोरोना का इब्तदाई टेस्ट है वो जस्ट टेम्परेचर देखा जाता है उस में ले जाके, और ये जिससे हम किट कह रहे हैं ये एक प्लास्टिक का बना हुई शीट है, नीम प्लास्टिक की, ये इस्लामाबाद में आम शॉपिंग बैग मिलते हैं वैसे, जस्ट टेम्परेचर चेक करके बंदे को भेज देते हैं। अब टेम्परेचर भी अफवाह साबित हुआ है वक्त के साथ कोरोना के मामले में। मुमकिन है आज वाला चेकअप कल अफवाह साबित हो। मैं साइंस के बारे में कहा करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि साइंस मेथोडोलॉजी है, नॉलेज नहीं है। ये एक और हम देखते हैं कि ये एक और पैरामीटर है, एक और पैराए में चली जाती है हमारी गुफ्तगू, लेकिन बेसिकली वो लोग जो कि इन अफवाहों पे यकीन कर लेते हैं या इनके घेरे में आ जाते हैं, उन्हें अपने अंदर जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी डेवलप करनी है कि हम तय करने वाले हैं, कोई और इदारा तय करने वाला है, रियासत तय करने वाले हैं कि हमने किसको जो है वो बेस बनाना है, किस पे रिलाय करना है, किस पे रिलाय नहीं करना है। इसमें ज़हनी शऊर और सोच के एक्सपोजर की बात है जो कि मैं चाह रही हूँ उस जानिब हम आएँ और उस एक्सपोजर को जो है पेनिट्रेट करें। असल में मसला बड़ा मुख्तलिफ है। मसला ये है कि आपके यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। मसला सिंपल सा है कि एक पोस्ट है या फेसबुक है, आपके पास नंबरिंग तो आ जाती है, 6 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 9th का बच्चा होता है उसके 21 अकाउंट होते हैं, 6 करोड़ लोगों की एवरेज निकाल लें। एक 9th 10th के बच्चे ने 21 अकाउंट बनाए हुए हैं, तो ये 6 करोड़ तो आके बचा बड़े थोड़े नंबर्स में। अब ये जो लोग हैं जो आम आदमी है, सादा आदमी है, उसके लिए हम 3 लोग सादा नहीं है। बाहर जो रेडी बान है ना, ये हमारे घर में जो रस्मी तालीम से आगा जो लोग नहीं है, वो जाहिल नहीं होते, उन्होंने डिग्रियां नहीं की, उनके लिए हम कोई और चीज़ हैं, हम सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। वो जस्ट इसलिए भरोसा करते हैं, वो हम पे भरोसा करते हैं। वो भरोसा ब्रीच कैसे हुआ? आम आदमी पे लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? शाम के 1 घंटे पे क्यों भरोसा नहीं कर रहे कि 15 साल के पीरियड में उन्होंने नतीजा यह निकाला कि वो हमें चीट करते हैं, वो हमें गलत खबर देते हैं। वक्त के साथ ये नतीजा भी निकल आएगा कि ये ब्रीच करते हैं। लेकिन फौरी तौर पे कौन इसके लिए काम करेगा? फौरी तौर पे रियासत ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि फौरी तौर पर रियासत जो है वो अपना काम करेगी, लेकिन एक आम आदमी अपने अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी, ये शऊर या आगाही कैसे डेवलप कर सकता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। अगर एक सिर्फ मास्क के यूजेज की हम बात कर लें तो सिद्रा डेफिनेटली आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि अगर हमें बताया जा रहा है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये आपने यूज़ करने हैं, तभी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप सिक्योर हो सकते हैं किसी हद तक। फेस मास्क का इस्तेमाल ही अगर इसको ही हम जो है वो सवाल बना लें तो उस पर भी 10 लोगों ने क्लेम किया कि नहीं, इस मास्क से तो ज़्यादा एलर्जिक होने का जो है ख़तरा है, इससे एलर्जीज डेवलप हो रही हैं, इससे ज़्यादा वायरस पेनिट्रेट होगा, इससे जर्म्स ज़्यादा लगेंगे। तो एक आम आदमी जो कि घर में बैठा ये तमाम तर बातें सुन रहा है, वो देख रहा है कि एक जानिब तो उसे ये ताकीद की जा रही है कि अगर घर से बाहर निकलना है तो फेस मास्क का यूज़ करना है, दूसरी जानिब कुछ ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें जो कि उसके सोशल सर्कल में से, उसके फ्रेंड सर्कल में से या उसके रिश्तेदारों की जानिब से भी आ सकती हैं उसे खबरें कि नहीं ये मास्क यूज़ नहीं करना। अब उसके जहन में जो कैफियत है कि वो एक पल को सोच रहा है कि मैंने एहतियात करनी है, दूसरी जानिब वो ये सोच रहा है कि शायद किसी इंडस्ट्री को ये फ़ायदा पहुँच रहा है इसलिए मुझे ये ताकीद की जा रही है कि मैं मास्क इस्तेमाल करूँ, तीसरी जानिब उसे लग रहा है कि शायद मेरा फ़लाँ रिश्तेदार जो मुझे बता रहा है कि नहीं ये एहतियात की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही निकल जाओ, ये ठीक है। वो किस तरह से जो है वो यकीन करे, किस तरह से वेरीफाई करे, किस तरह से जज करे कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। बिल्कुल हुमा कि जब हम देखते हैं कि जो आम आवाम है और ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रही है, क्योंकि एक पल में वो कहते हैं कि हमें इस डायरेक्शन को फॉलो अप करना चाहिए, दूसरे टाइम में वो किसी और डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताते चलें कि अभी 1 साल तक कोरोना से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि रिसर्चेस हो रही हैं, लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो हो रही हैं, इसीलिए आज तक ना ही इसकी कोई वैक्सीनेशन आई है और ना ही आएगी। अभी 1 साल लगता है, क्योंकि देखें अगर वो कोई ऐसी मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करवा भी दें, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल को पता चलेगा कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो पहले उसको मॉनिटर किया जाता है। दुनिया में जब भी कोई भी वबा, कोई बीमारी आती है तो पहले उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जानवरों पे उसको अप्लाई किया जाता है, उसके बाद वो फिर इंसानों तक आती है। ठीक, तो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन पे रिलाई ना करें कि इसका कोई इलाज है या कोई इसका इलाज कर सकता है। और दूसरी बात जहाँ तक रही हुमा कि हम लोग ये मास्क और जो ग्लव्स हैं, अब देखें छुरी का इस्तेमाल ये भी है कि वो किसी इंसान को कत्ल कर दे, और उसका इस्तेमाल ये भी है कि आप उससे कोई फ्रूट काट लें, कोई सब्ज़ी काट लें। तो ये जो मास्क और ग्लव्स हैं ये बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहे हैं कि इसका यूज़ ये डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छा यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। सही। अब आप देखें कि बहुत से लोग मास्क तो पहन लेते हैं लेकिन सारा वक्त वो मास्क को ही ठीक करते रहते हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा एहतियात ये है कि आपने अपनी नाक
आंखों और मुंह को बार बार हाथ नहीं लगाना। सही। और बहुत से लोग, और साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान को दिन में 3000 बार अर्ज होती है कि अपने फेस को टच करे। अच्छा, तो जब हम इसको आपने कंसीडर नहीं हम इसको करते। कंसीडर नहीं करते, और ये हमारी, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से हमारी ये नेचर है कि हम अपने मुंह के साथ अपने हाथ को जोड़ के सिक्योर फील करते हैं, अपने आप को सेफ फील करते हैं। और हम ख़वातीन में ये आदत मर्दों से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमें होता है कि ब्यूटी कॉन्शियस ज़रा होती हैं हम ख़वातीन। तो यहाँ पे ये बताते चलें, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि अगर आपने मास्क लगा लिया है तो फिर उसको आपने टच नहीं करना, क्योंकि वो एक ऐसा आउटर लेयर है जो कि आपके एनवायरनमेंट को टच कर रही है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम फैशन के चक्करों में पड़ जाते हैं कि एक बारी मास्क लगा लेते हैं, फिर उसको कहते हैं यहाँ पे सूट कर रहा है, यहाँ पे सूट कर रहा है। आधे लोगों ने मास्क सर पे किया होता है, आधे लोगों ने इधर। तो पाकिस्तान के स्टाइल्स भी डिफरेंट हैं मास्क को लगाने के। और फिर आप देखें कि जो मैं अक्सर देखती हूँ कि आम जो लोग हैं वो कपड़े के मास्क यूज़ कर रहे हैं। कपड़े के मास्क का यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको धो के, गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सिद्रा कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है अफवाहों के हवाले से और बेबुनियाद ख़बरों के हवाले से। इनके इंसानी जहनीत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इंसान का जहन किस तरह से मुतासर होता है, इसके ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू करें। और इन अफवाहों और बेबुनियाद ख़बरों को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है कि आया ये हमें किसी ऑथेंटिक सोर्स की जानिब से बताई जा रही हैं, हमारे पास इस खबर का ज़रिया क्या है, इसको आगे पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है या फिर इसको वेरीफाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारियों की जांच पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर ना सिर्फ इस हवाले से जानना बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम ये देखें कि अगर हमारे मुआशरे में कहीं अफवाहों की तरवीज हो रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाह साजी की जा रही है, तो उसको कंट्रोल करना, उसके हवाले से लोगों को आगाह करना, उनके अंदर शऊर बेदार करना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात हो रही है, और साथ ही में हमने इन अफवाहों पर जो है वो कान नहीं धरने, बल्कि ये देखना है कि क्या हमारे फ़ायदे के लिए। मौजूदा सूरत हाल को जब हम रिलेट करते हैं तो वहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि बहुत सारी अफवाहें कोरोना वायरस से रिलेट करके फैलाई जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं है, जिनकी कोई तस्दीक नहीं की गई है, जिनके हवाले से उनको बुनियाद बना के लोगों को बहकाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में हमने अपना किरदार अदा करना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है, कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करें। जबकि आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके हवाले से भी आपको बताएं कि हम जो है वो पुरअसर गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे कि पुरअसर गुफ्तगू के लिए लहजे का जो किरदार है वो किस कदर अहमियत का हामिल है, और हम अपने लहजे में मिठास कैसे ला सकते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो कड़वी से कड़वी बात अगर मीठे अंदाज में कह दें, कुछ अच्छे अल्फाज का सहारा लेके मुनासिब वक्त का जो है वो तयन करके वो बात कह दें, तो वो नसीहत, वो तल्ख बात, वो जो इंसान को नागवार लगती हो, वो भी वो अंडरस्टैंड कर जाता है। जबकि इसके बरअक्स कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी नसीहतें, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो कि इंसान की बेहतरी के लिए होती हैं, लेकिन वो कहीं ज़रा तलखी में जाती हैं, तल्ख अंदाज इस्तेमाल किया जाता है, लहजा जो है वो ज़रा सख्त हो जाता है, तो वही बात इंसान के दिल से उतर जाती है। तो ऐसे में हमने लहजे को पुरअसर बनाना है, अपने लहजे में मिठास लानी है। किस तरह से ला सकते हैं, इसके लिए हमने कितनी एफ़र्ट्स करनी है, किस तरह से अपने बच्चों को तरबियत देनी है, और बच्चों के साथ बिलखुसूस लहजे को किस तरह से हमने जो है वो मुनासिब बनाना है कि जब हम बच्चों से बात करें तो हमारा लहजा किस कदर पुरअसर होना चाहिए, उसके अंदर कितनी मिठास होनी चाहिए, कितनी
तलखी या कितनी सख्ती होनी चाहिए, कहाँ पर क्या बात कहनी मुनासिब है, कहाँ पे कौन सी बात जो है वो नहीं कहनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी गुफ्तगू को पुरअसर बनाती हैं। तो इसके लिए अल्फाज का इंतखाब हो, हमारे लहजे का इस्तेमाल हो, हमारे जेस्चर्स हो, ये कितना मैटर करते हैं, इनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके हवाले से भी हम अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी सिद्रा अख्तर चौधरी साहिबा, मारूफ खान और डॉक्टर इमरान असफर, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल हम सिद्रा से बात कर रहे थे मास्क के इस्तेमाल के हवाले से, और हमने ये उनसे जाना कि ऐसे में भी हमें बहुत सारी अफवाहों का सामना करना पड़ रहा है कि मास्क जो कि हमारे लिए एहतियात के लिए कहा जा रहा है कि हमने इस्तेमाल करने हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क के ज़रिए अपने चेहरे को कवर करें या फिर हाथों को कवर करें, ग्लव्स के ज़रिए बार बार हाथों को सैनिटाइज़ करें, अच्छे मयारे साबुन से जो है वो तकरीबन 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। तो बाज़ औक़ात ऐसी एहतियाती तदाबीर जो कि हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए सिद्रा, हम उनमें भी जो है वो डाउट का शिकार हो जाते हैं, डाउटेड हो जाते हैं कि पता नहीं ये फ़ायदे के लिए है, ये नुकसान के लिए, कहीं हमारी स्किन ना ख़राब हो जाए, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने से, बार बार हाथ धोने से हाथ ड्राई हो जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, तो फिर हमें स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऐसे वहम हैं जो कि हम खुद से पाल लेते हैं। हमें ये देखना है कि क्या हमारी बेहतरी के लिए, क्या हमसे मुंसलिक लोगों की बेहतरी के लिए, किससे हम माशरे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम तो उसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, इससे किसको फ़ायदा है, ये गलत बात है, हमें गलत बताया जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है। ये बहुत सारी ऐसी सोचें हैं, बहुत सारे ऐसे वहम हैं जिनमें हम मौजूदा सूरत हाल में मुब्तला हैं। इनसे कैसे बाहर निकलें? बिल्कुल हुमा, कि जब आप ये देखते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा इसका फ़ायदा किसको होगा, तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी जान है तो जहान है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपकी सेहत ज़िंदगी है तो फिर आप शायद ये भी अंदाज़ा लगा लें कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अपने आप को सबसे पहले आपने सेफ़ रखना है, और सेफ़ रखने के लिए इसका जो इलाज है या फिर जो एहतियात ही इसका इलाज है, और वो कैसे आपने करनी है एहतियात कि आपने मास्क ज़रूर पहनना है, ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, और अगर आपने पहन लिया है तो फिर वो फ़ैशन के चक्करों में नहीं पड़ना कि बार बार आप उसको टच करें और बार बार आप उसके लिए मोबाइल फ़ोन निकाल के आप सेल्फीज़ लें कि अब मुझे कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, और ये कोशिश ये करनी है। अब आपको मास्क पहनाने का मकसद ये है, अब इससे भी अफवाहें जुड़ी हुई हैं कि जी मास्क इसलिए पहना रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाक मुँह और आँख को हाथ आपका लगे, और वैसे ये होता भी है कि जब आपने मास्क पहना हो तो आप उसे ठीक करने के लिए बार बार हाथ लगा रहे होते हैं। तो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करना, बल्कि आपने खुद अपना देखें, इन आपका अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, शऊर दी है, आप खुद अपनी ज़ात का सबसे बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर भी खुद हैं, माहिर नफ्सियात भी खुद हैं, अपने टीचर भी खुद हैं। अपने आप को खुद गाइड करें और इर्द गिर्द की बातों को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करें, और आपने जो एक डायरेक्शन ढूंढ ली आप उसके ऊपर उसको फॉलो करें और उसी के ऊपर रहें। तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसको बार बार टच ना करें, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अब कुछ एरियाज़ को रेड जोन करार दिया गया है, जैसे कि आपकी गाड़ी रेड जोन में आती है, आपका बाहर जाना रेड जोन में आता है, शॉप वगैरह पे जाना रेड जोन में आता है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद ये कि हाथ लाजमी आपने धोने हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि खाने पीने में क्या एहतियात है, तो जो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कलवंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो चीज़ें जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और बाकी सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी पी के गला जलाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कोशिश करें कि आपको बुखार ना हो, और जिनकी उम्र 40 से ऊपर है वो पैनाडोल की एक गोली रात को सोने से पहले ले लें तो कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि उनके जिस्म में दर्दें वगैरह वैसे भी हो रही होती हैं, तो बुखार नहीं होना चाहिए आपको। और ये कोई मौसमी बुखार नहीं है, ये भी अफवाहें मैं देख रही हूँ कि जी मौसमी बुखार तो होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं तो ये इसलिए उसको कोरोना डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए ये बीमारी वाकई में एग्जिस्ट करती है, खुदारा इस अफवाहों से निकलें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ पैसे लेने के मकसद है। दुनिया में इतनी ये दुनिया की 10वीं बड़ी जो है वो वजह बन चुकी है अमवात की, और बाकी सारी, और ये आगे बढ़ती चली जा रही है। तो खुदारा इसको सीरियस लें, और अपनी से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन सबसे ज़्यादा वो ग्रुप हैं जो इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी से कितने लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है आप ये देखें। और ये बीमारी जब घर में एक बंदे को लाहक हो जाती है तो सारे पॉजिटिव आते हैं। और ये अलग बात है कि अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके इंटरनली आपकी इम्यूनिटी क्या है। तो यही हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने आप को उस सिचुएशन में ना डालें, एहतियात ही सबसे बेहतर इलाज। बिल्कुल, इलाज जो है वो एहतियात में है, और हम चाहते हैं कि
हम जो है वो एहतियाती तदाबीर के हवाले से अपने व्यूअर्स को भी बार बार आगाह करें कि इन्हीं एहतियाती तदाबीर के ज़रिए हम ख़ुद को महफूज बना सकते हैं, अपने से मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उनको महफूज रख सकते हैं। मारूफ, जैसे कि अभी एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात हुई थी, बाज़ लोगों के जो जेस्चर होते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक भी है कि गुफ्तगू का अंदाज़ ही ऐसा होता है कि उनके मुंह से बताई हुई गलत बात या बेबुनियाद बात भी ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सच्ची, इससे ज़्यादा अच्छी और हमारे फ़ायदे में इससे ज़्यादा रहने वाली कोई और बात नहीं है, जबकि हमें असल और जो हकीकी ख़बर होती है वो झूठी लगने लगती है। तो ऐसे लोगों के हवाले से भी जो है उनको जज करना या उनके ऊपर डाउट रखना भी ज़रूरी है कि ये भी तो एक इंसान है, इसके पास भी जो है वो अनऑथेंटिक सोर्स से ख़बर आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि अगर ये इतने वसूख के साथ कह रहा है तो इसके पास ऑथेंटिक सोर्स ही है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि तहकीक के बगैर उसने आगे चीज़ फैला दी, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो लहजों की तासीर की बात है वो शायद अल्लाह ताला की देन है और वो सच्चे लोगों के पास ही होगी। कि जो लोग झूठे हैं, जो फसाद फैलाते हैं, उनके लहजों में शायद उतनी तासीर नहीं है। वो शायद कुछ देर के लिए हो सकती है, लेकिन उसका असर उतना नहीं है जितना एक सच्चे इंसान के लहजे में जो है वो असर होता है। तो मेरे ख्याल से जो सच्चे लोग हैं उनके लहजों में तासीर ज़्यादा है। और इसके अलावा ये कहूँगी कि अगर लहजा अच्छा नहीं है ना, तो उसमें आप देखें कि हमारी जो डेली रूटीन है वो भी उससे काफ़ी ख़राब होती है, हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, हमारी जो सोशल सर्कल है वो उससे डिस्टर्ब होता है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ जो एक गैप आता है, उसकी मेन रीज़न भी यही होती है कि शायद हम सही बात कर रहे हैं लेकिन हमारा जो लहजा है वो बड़ा कड़वा है, वो बड़ा सख्त है और वो बात हमारी जो है वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन जो अच्छे लहजे हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। और अगर हम बात करें अपने बचपन की तो हमें वही टीचर याद होंगे जो सबसे ज़्यादा पोलाइट थे और उन्हीं की बात हमें अच्छी भी लगती थी, उन्हीं की बातों से हम सीखते भी थे। शायद वो टीचर जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है लेकिन उसको डिलीवर करना नहीं आता, उसके पास जो है वो लहजा ही नहीं है तासीर वाला, उसके पास वो नर्म लहजा ही नहीं है, तो उसकी बात हमें कभी अच्छी नहीं लगी। हमने कई क्लासेस जो बंक की होंगी वो ऐसी टीचर की होंगी। सो लहजे की तासीर जो है वो बड़ी मैटर करती है और मेरे ख्याल से तमाम लोगों को जो है वो उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। अपना जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है उसको ज़रा अच्छा करना चाहिए, अपने पे काम करना चाहिए और अपने लहजे को ज़रा ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसमें कहाँ कमी है। क्योंकि होता ये है कि हम लोग अपनी रूटीन से इतने थके हुए लोग होते हैं कि जो हमारी 9 to 5 वाली रूटीन है ना, हम कोई तल्ख लहजा नहीं सुनना चाहते। हमने पहले ही नो का बोर्ड लगाया हुआ है, अगर कोई तल्ख लहजे में बात करेगा आप उसको टोटली इग्नोर कर देंगे। हम सुनना तो नहीं चाहते लेकिन तल्ख लहजा इस्तेमाल ज़रूर करते हैं अगर हम इतने थके हुए हैं, इतने फटीग का सामना ऐसा भी होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद पे काम करें और ये जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करें कि ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे खुद को काम रखना है और कैसे जो है वो लोगों को, जब आप थके हुए हैं, जब आप नहीं बात करना चाहते और कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये स्किल्स हैं बेसिकली जो कि एक इंसान के अंदर आ सकती हैं अगर वो इस पर गौर करना चाहे, इसके हवाले से सोचे और फिर इसको अपनाए। इमरान साहब, जैसे कि हमने मारूफ से भी बात की ये लहजे के असर के हवाले से, लहजे की तासीर के हवाले से, गुफ्तगू को पुरअसर बनाना कितना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा इस जानिब आना चाहूँगी कि अगर गुफ्तगू में मिठास है, पुरअसर है गुफ्तगू, तो यकीनन आपकी कड़वी से कड़वी कही हुई बात भी दूसरे के दिल में उतर जाती है। इसमें चूँकि हम बात इल्मी कर रहे हैं, कई पहलू होते हैं चीज़ों के। सामने की बात यह है कि जो हम कोरोना पे भी बात कर रहे हैं कि क्यों लोग भरोसा करते हैं। कोई भी खेलने वाला दूसरे के खौफ से खेलता है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे ताकतवर जज्बा खौफ है और उन ताकतवर जज्बों में फिर सबसे ताकतवर जज्बा मौत का खौफ है। ये जितनी ये पिछले 2.5-3 महीनों की इस रील को अगर आप चलाएं तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर खौफ का होगा और मौत के खौफ का होगा। अब होता क्या है, होता यह है कि माशरे के कुछ लोग जिनके कुछ पहले तो मैं माजरत से ये कहूँगा कि जब इंसान सादा लौ था, ज़रूरी समाज से जुड़ा हुआ था, वो सादा लौ इंसान के यहाँ ये था कि जो सच बोलता था उसके लहजे में तासीर थी, जो झूठ बोलता था उसका लहजा तासीर से खाली था। आज हम जिस माशरे में हैं ये खालिस माशरा नहीं है, इसे कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में ऐसा नहीं है, इतने ऐसे ट्रेंड लोग हैं जो सच इतना मीठा करके, झूठ इतना मीठा करके बोलते हैं कि आपके यहाँ अगर ऐसा है कि झूठ में तासीर नहीं होती तो हमारी सोसाइटी में तो 90% झूठ है, तो वो तो फ़ौरन पकड़ा जाता है। तो झूठ, सबसे अहम बात यह है कि झूठ क्यों बोला जाता है और फिर अहम बात यह है कि उस झूठ को पकड़े कौन।
यानी आप और मैं आपसे झूठ बोलता हूँ या मैं गलत पोस्ट लगाता हूँ, आप ये जानती भी हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत पोस्ट लगा रहा हूँ, आप क्यों मुझे पकड़ेंगे? हम नॉर्मली अपने इर्द गिर्द ऐसा करते हैं। बिल्कुल। आप क्यों अपने एक दुश्मन का इजाफा करेंगे? या आप अपने लिए क्यों एक, जो आप कह रहे हैं थका हुआ, ये थका हुआ तस्वुर भी कारखाने के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आप ये मिडिल क्लास लाइफ कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ वर्किंग आवर्स 12 हो गए या 16 हो गए बाज लोगों के। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो 16 घंटे काम करके आएगा 12 वो थका हुआ होगा, रेट हुआ होगा, वो मुश्किल से चीज़ें सहारेगा, निस्बतन उसके जो 6 घंटे काम करके आए। फिर मईशत, जिसकी तनख्वाह 17,000 है, हर वक्त थका हुआ होगा। ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। सही। तो आप माशरे, हम बज़ाहिर एक फलाही रियासत में रहते हैं, इसे फलाही रियासत वेलफेयर स्टेट कहा जाता है कि यहाँ रियासत तय करती है कि उसने हमारे आइन में भी है कि तालीम और सेहत मुफ्त है, अमलन नहीं है। तो वो अमलन मुफ्त नहीं होती। ये जो कंट्रडिक्शन है बोले हुए का और अमल का, ये हमारे माशरे में शुरू से आखिर तक है कि मैं मसलन, हम झूठ पे वापस जाते हैं, आपको एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा अपने माशरे में जो ये ओन करे मैं झूठ बोलता हूँ। आपको एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो गुफ्तगू में ये ना कहे कि मुझे नफरत है झूठ बोलने वाले से। ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। एक लंबा लेक्चर लोग झाड़ रहे होंगे अपने मुलाजमों से, अपने कुलीग से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों से, और फिर कहेंगे अब दरवाजे पे जा रहे तो कहना बाबा घर नहीं, पापा घर पे नहीं। ये जो मुनाफकत, इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में डिप्लोमेसी कहा जाता है। हमने फिर इल्म सस्ता हो गया ना, ये इल्म की अर्जानी का ज़माना है, इसलिए शऊर अहमियत अख्तियार कर गया। पिछला ज़माना इल्म की कमी का ज़माना था तो इल्म अहम था, आज शऊर अहम हो गया। तो जब तक आप जो शऊर की तहे हैं उनको रियासत फाल नहीं होगी। फिर मुझे याद है हम 4th 5th में थे, अर्ली 90s की बात है, 91-92 की, तो एक हथौड़ा ग्रुप आया था मुल्तान में। वो हथौड़े लोग के लेके घरों में घुसते थे, लोगों को मार देते थे, चोरियां करके ले जाते थे। तो ये पूरे पंजाब में हुआ, सिंध में हुआ। उन्होंने छोटी छोटी कमेटियां बना ली, सोसाइटियां बना ली, वो मोहल्लों के सर्कल्स बना के पूरी रात जागा करते थे जो जिम्मेदार लोग। ये ख़त्म हो गया सब, कहीं रियासत फाल नहीं हुई, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपसे ख़त्म किया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, वो एक कहावत है, यहाँ वो पूरी नहीं बताई जा सकती, कि बिच्छू अपने कांटे से पहचाना जाता है, और आप जिसको छेड़ेंगे वो बिच्छू ही साबित होगा। तो मैं एक शेर तमाम लोगों को सुनाना चाहूँगा। फिर एक दोस्त को नाराज़ कर दिया मैंने, फिर एक सांप मेरी आस्तीन छोड़ गया। ये जो पहलू आया हमारे माशरों में कि हम, अच्छा मैं ऐसे कई लोग जानता हूँ जो झूठ ऐसे ही बोलते हैं, सही, आदतन। फिर हमने एक और चीज़, मैं इस्लामाबाद में था, मैं ऐसे बच्चों के करीब से गुजर रहा, एक फर्स्ट ईयर का बच्चा भागता भागता आया, उसने पता था टीचर परली तरफ से, वो दूसरे को कहता है ऐसे नोट दिखा के 100 का कि मैं फ़लाँ की जेब से निकाला हूँ, और वो उसको शाबाशी देता है। ये शायद कहीं ना हो कि आप चोर को शाबाशी देते हैं। अब यही चीज़ जो चोर है वो जितनी भी हम जब ये कहते हैं झूठ आखिर में एक्सपोज हो जाएगा, जब एक्सपोज होगा उसने अपना काम तो कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। उसने जो सोसाइटी को 2 लाख करना था वो तो आप हमारे झूठे होने की मिसाल देखिए, बहुत ज़्यादा सॉरी के साथ, हम 71 में एक ब्रीच का शिकार हुए। आज तक सोसाइटी का कोई एलिमेंट नहीं मानता कि उसमें गलती हमारी है। 71 के फॉल को आम आदमी से लेकर हमारी इंटेलेक्चुअल ब्रीड तक कोई मानने को तैयार नहीं है गलती किसकी है। कोई भी, कोई 10%, 2% मानने को तैयार नहीं। ये हमारे घर तक है। आप देखें, पेरेंट और जब बच्चे के दरमियान इख्तलाफ होगा, बच्चा इसरार करेगा मैं ठीक हूँ, पेरेंट इसरार करेगा मैं ठीक। मैं रिकमेंड करूँगा देखने वालों को, टर्किश अफसाने ट्रांसलेट हुए उर्दू में, वहाँ एक बच्ची की कहानी है जिसका वालिद घड़ी साज होता है। वो बच्ची महज इसलिए बीमार हो जाती है शदीद कि मेरी गलती पर बाप चुप क्यों रहा है। वो कुछ नहीं कहता बेटी को, उससे कुछ नुकसान होते हैं ऊपर नीचे 3-4। ये स्कूल गोइंग, मिडिल से हाई स्कूल गोइंग बच्ची होती है। हमारे यहाँ तो बच्चा पकड़ा जाए तो बीमार हो जाता है। अब ये उस बच्चे के जीन्स में कहाँ से आए, हमने बच्चे को क्यों नहीं सिखाया। आप, मुझे हैरत होती है, मैं एक पेरेंट के साथ था, वो बाकायदा अपने 13-14 साल के बच्चे को समझा रहा था कि तुमने कैसे पुलिस वाले को डील करना है। उस चौक में मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये 200 लेके जाओ, उसको तुमने ये 200 देने हैं और ये बाइक यूं 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 लेके आनी। इंतहाई अफसोस की, यानी ये मेरा विजुअलाइजेशन है। अब हम यहाँ तो रियासत तो नाकाम हो गई ना, रियासत घर घर जाए, देखिए कोई बच्चों को कैसे कर। हमने जब तक हम अपने इस डिसऑर्डर को
खुद ढूंढेंगे से नहीं ठीक करेंगे, खुद से। बेहतरी नहीं आ सकती है। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरअसर गुफ्तगू के लिए मौसर लहजे का किरदार क्या है और लहजे को किस तरह से पुरतासीर बनाया जा सकता है, किस तरह से हम जो है वो लहजे में मिठास कायम कर सकते हैं। या फिर जब बच्चों की ट्रेनिंग की बात आती है, बच्चों की डेवलपमेंट की बात आती है, उनकी तरबियत की बात आती है, तो वहाँ लहजे का किरदार क्या है और उनको इससे आगाह करना कितना ज़रूरी है। सिद्रा, हम अक्सर औकात ये देखते हैं, क्योंकि हम लहजे की तासीर के हवाले से बात करें, कि पेरेंट्स भी जो है वो यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड जो है वो शो करते हैं। अगर मेहमान आ गए हैं घर में, आम प्रैक्टिस हम देखते हैं कि मेहमान आए हैं तो बच्चे से बड़ी आप जनाब से बात की जा रही है, लेकिन वही मेहमान जब घर से बाहर चला जाता है तो बच्चे से तू तड़ा की जाती है, उसको जो है वो डांटा डपटा जाता है, वो लहजा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल चेंज हो जाता है जब मेहमानों की आमद होती है और जब मेहमान चले जाते हैं। तो जब बच्चा ये डबल स्टैंडर्ड्स देखता है अपने घर में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर घर में ही ऐसा हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे दिखाई भी देते हैं। जब बच्चा ये देखता है तो डेफिनेटली उसके माइंड स्टेट में भी यही आएगा कि मैंने दोहरा मयार इख्तियार करना है। जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी या जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे अच्छा लहजा इस्तेमाल करना है, जहाँ मुझसे कोई मतलब निकल रहा होगा या फर्दर फ्यूचर में मुझे इन इंसानों की ज़रूरत होगी, वहाँ मैंने अपने लहजे में मिठास रखनी है। और जहाँ मुझे पता होगा कि मेरी डोमिनेंसी है, ये लोग सब मेरे अंडर आते हैं, मेरी अथॉरिटी है, वहाँ तो मैं जैसा मर्ज़ी लहजा इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कहावत है कि दिलो दिमाग पे अल्फाज से ज़्यादा लहजे असर करते हैं। और अगर आप इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बाज़ औक़ात हम लोगों के अल्फाज हमें याद नहीं रहते, लेकिन लहजे हमें याद रह जाते हैं। और आप और मैं हम जहाँ पे भी बात कर रहे होते हैं, हमारा लहजों के ऊपर हमारा अनकॉन्शियस जो है वो अटेंशन होती है कि अगर आप किसी को कोई मोहब्बत भरा लफ्ज़ भी कह रहे हैं, लेकिन आपका लहजा जो है वो रिजिड है या आप उसके अंदर सख्ती से कह रहे हैं, तो वो अपनी तासीर नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी जो आप ये बात बता रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ पेरेंट्स के नहीं है, ये बहुत से लोगों के भी हैं। बॉस का अपने कोलीग के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके सबऑर्डिनेट के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, हमारा मज़हब अगर हम देखें तो वो तो इखलाक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और वहाँ पे फिर अल्फाज के चुनाव से लेके लहजे तक। और आपको मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि ज़्यादातर जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, उसके अंदर अल्फाज से ज़्यादा लहजे काउंट हो रहे होते हैं कि आपने मुझे फ़लाँ वक्त में इस तरीके से क्यों कहा और आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जो लहजे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं कि शायद आपके अल्फाज इतने ज़्यादा नुकसानदेह ना हो जितना कि आपका लहजा होता है। और लहजा एक ऐसी चीज़ है कि अल्फाज को आप बदल सकते हैं, अल्फाज आप सख्त भी चुनाव उनका कर सकते हैं, लेकिन लहजा आपकी इंटरनल यानी कि आपकी बातिन की तर्जुमानी करता है। लहजे को आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी से नफ़रत है तो आप उसे प्यार वाली बात भी कहेंगे, लेकिन आपका लहजा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये इसको कहते हैं कि ये आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपका जिस तरीके से टोन ऑफ वॉइस है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो टोन ऑफ वॉइस है या आपके बात करने का अंदाज़ है और जो लहजा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च की गई और देखा गया कि डाइवोर्स रेशो के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम वजह थी वो लहजे थे, और बाद में अल्फाज आए, क्योंकि वो जो लहजे हैं ये आपको प्रोवोक करते हैं आपकी वर्बल एग्रेशन की तरफ। और जब आप वर्बली एग्रेसिव हो जाते हैं तो फिर उस टाइम आप ये कहते हैं जी इसने मुझे इस तरीके से नहीं डील करना चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी। तो लहजे को पुरअसर बनाएं, और सबसे अहम ये कि आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि आजकल के दौर में प्यार और मोहब्बत बांटने वालों को ही पसंद किया जाता है, क्योंकि हर तरफ इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी कन्फ्लिक्ट है, इतनी नफ़रतें हैं। और उसमें जो शख्स प्यार से आपसे बात करेगा, आपका दिल करेगा कि आप उसके पास बैठें, आप उसकी बात को सुने, आप उसकी बात को अहमियत दें। तो अपने लहजों की तासीर को आपने मीठा करना है। और फिर ये जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को देखें, साइकोलॉजी कहती है कि पहले 10 साल आपने बच्चे को
अनकंडीशनल लव देना है, उसको प्यार देना है। फिर उसके बाद आप अपने देखिए, इस्लाम भी यही कहता है कि 7 साल के बाद सख्ती करो। तो ये देखें कि हमने अपने लहजों को तब सख्त करना है कि जब हम उसके अंदर कोई गलती देखें, कोई बुराई देखें। कुछ पेरेंट्स के अंदर ये होता है, वो फजूल में अथॉरिटेटिव बन रहे होते हैं, लोगों के सामने अपना रोब दबदबा शो कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा यानी कि चालाक नहीं होते, तो उनके रवैयों के अंदर चिड़चिड़ेपन की सूरत में वो सारे रवैये जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर पेरेंट्स आते हैं, जी हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत चिड़चिड़ा है। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि आप अपने लहजे को दुरुस्त करें, बच्चे का चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी, और वो अपने जो भी काम करेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो बड़े अच्छे से उसके अंदर अपनी अटेंशन को रख सकेगा। अच्छा, जैसे बच्चों के हवाले से आप बात करें तो बाज़ बच्चों में और नौजवानों में भी हम ये मसला देखते हैं कि अगर उनका कोई मतलब है, उन्हें कोई डिमांड करनी है, कोई फरमाइश पूरी करानी है, तो बड़े ही वो मिठास के साथ और बड़ा लहजा पुरतासीर बना के अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब उनकी वो डिमांड फुलफ़िल हो जाए, उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, उनकी वो फरमाइश पूरी हो जाए, तो उसके बाद वो अक्सर औक़ात अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ये जानते बूझते बगैर कि उनसे कितना उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी कही हुई बात से हर्ट हो रहे हैं, उनकी दिल आज़ारी हो रही है, और ये बहुत दफ़ा देखने में आता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कहाँ पे तरबियत में ऐसा फ़्लॉ है कि बच्चे को सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, या फिर ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि इंसान का जब मतलब होता है, जब उसकी कोई ख्वाहिश होती है, तो वो ज़रा ख़ुद को और अपने मूड को चेंज करता है, और जब वो मतलब पूरा हो जाता है तो उसका मूड एकदम स्विंग कर जाता है? बिल्कुल हुमा, यहाँ पे जो कसूरवार हैं वो सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया कि प्यार को चीज़ों से जोड़ दिया है कि हम आपको आईफोन ले देंगे, हम आपको फ़लाँ ब्रांड की चीज़ ले देंगे, तो वो मोहब्बत शो करने के लिए, क्योंकि उनके पास देने को वक्त नहीं है, तो वो चीज़ें दे के प्यार जताते हैं। और फिर बच्चों को पता होता है कि ये चीज़ जो है वही उनके लिए सब कुछ होगी, क्योंकि बाप ने तो क्वालिटी टाइम तो देना नहीं है। तो अब आप देखें कि ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये उन घरों में आते हैं जहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्यार होता है, जहाँ पे चीज़ों की वजह से प्यार होता है। अब आप देख लेंगे गरीब घर का या मिडिल क्लास का एक बच्चा बड़ा सुलझे हुए अंदाज में बात करेगा, उसके पास कोई अच्छे गैजेट्स भी नहीं है, उसके पास कोई ब्रांडेड कपड़े भी नहीं है, लेकिन उसको तमीज़ होगी। देखें, जो माँ बाप ये कहते हैं, मैंने ओल्ड होम में भी काम किया, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी, आज इस प्लेटफॉर्म से भी बताऊंगी कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि आपकी औलाद नाफरमान है, तो इसका मतलब है कि आपने उस पर इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं की है। तो ये जो आपकी औलाद है ये इन्वेस्टमेंट है, आप इसके ऊपर जितना इन्वेस्ट करेंगे क्वालिटी टाइम, और ज़रूरी नहीं है कि आप बाप का रोल सिर्फ ATM मशीन है और माँ का रोल जो है वो एक नौकरानी का है, बल्कि आपका जो सबसे अहम रोल है, हम पेरेंटिंग में ये भूल गए हैं कि प्यार, मोहब्बत और तरबियत, ये तीनों चीज़ें मिल के पेरेंटिंग बनाती हैं, लेकिन हमने उसको चीज़ों से जोड़ दिया। और फिर हम ये लोगों के सामने तवक्को करते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमसे अच्छी ज़ुबान में बात करें, अच्छे लहजे से बात करें, या फिर आपका लहजा बच्चों के बारे में बड़ा पॉजिटिव हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो बोया है आप वही काटेंगे। तो लहजों को पुरअसर बनाने के लिए आपकी तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुमा देखें, अब हम जिस जनरेशन से हैं, हम आज भी अपने पेरेंट्स के सामने बात करते हुए अपने लहजे की टोन को नीचे कर बिल्कुल लेते हैं। ऐसे ही, जबकि आजकल के माँ बाप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप जो मर्जी बोल लें, तो बच्चे वो चीख चिल्ला के बोल रहे होते हैं और अपने इजहार कर रहे होते हैं। तो खुदारा इसको मत भूलें कि आपकी रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। यकीनन ऐसे ही, आपने बहुत अच्छी बात की। मारो, जहाँ लहजे को जो है वो बेहतर बनाने की बात हो रही है, उस पर वर्कआउट करने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इस जानिब आते हैं कि एक इंसान का जो लहजा है वो किन एलिमेंट से बनता है, जिसमें हमारी वॉइस टोन भी आती है, वॉइस क्वालिटी भी आती है, अल्फाज का इंतखाब होता है, हमारे जेस्चर्स होते हैं, और हमारा मूड होता है बेसिकली कि जिसके तहत हम वो बात करना चाह रहे होते हैं। किसी से कोई बात मनवानी है, किसी को गुस्सा करना है, किसी से नाराज़गी का इजहार करना है, किसी को मनाना है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें लहजे का किरदार हमें फ्लक्चुएट होता हुआ, वेरिएट होता हुआ नज़र आता है। इसके ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है और इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है? सही, उसमें पहली चीज़ तो जैसा कि इन्होंने बात की ना, तरबियत की आ जाती है। सबसे पहले अच्छा लहजा उसी वक्त बनना स्टार्ट होगा जब आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं और उनकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। नंबर 2 पे ये है कि सिंपैथी का होना बड़ा ज़रूरी है। सही, कि अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे सामने वालों को, और क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें सबसे पहले आप बीती सिखाई जाती थी, इवन कुर्सी और पेन की भी आप बीती हमने सीखी। क्यों? ताकि हमें एहसास हो कि जानवरों का भी एहसास करना है, इंसानों का भी करना है, और उनके लहजों को जो है वो कैसे अंडरस्टैंड करना है। कि अगर कोई एग्रेसिव है तो उसके बिहाइंड भी तो कोई रीज़न होगी, तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अच्छे लहजे के लिए ज़रूरी है कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करें, उसके साथ भी
आप जो है वो एक सिंपैथेटिक फीलिंग रखें, और ये चीज़ होनी बड़ी ज़रूरी है। और ये चीज़ें जब आ जाएंगी तो फिर मेरे ख्याल से थर्ड चीज़ जो है वो सेल्फ कंट्रोल, ठीक, उसका होना भी बड़ा ज़रूरी है कि आप कंट्रोल हो, ताकि आप एक अच्छे लहजे को जो है वो दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें और उसको अपना भी सकें। सही। और उसके साथ साथ ये है कि ये चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो फिर डेफिनेटली एक अच्छा लहजा देखने को आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। और इसके अलावा ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ बैठें जिनके अच्छे लहजे हैं। आप उन कड़वे लोगों के साथ जो हर टाइम नेगेटिव रहते हैं, जो हर वक्त जो है वो तनकीद कर रहे हैं, हर वक्त लोगों की गलतियाँ निकाल रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए। बाज़ औक़ात तो मजबूरी होती है कि उनको इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उनके साथ ही एडजस्ट होना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाज़ इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे बॉस अगर इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, टॉन्टेटिव बिहेवियर है उसका, हर बात उसने टॉन्ट में ही करनी है, कुछ अच्छा कर दिया उसके एम्प्लॉय ने तो उसने तारीफ नहीं करनी, लेकिन खुदा न खास्ता उससे कोई गलती हो गई तो उस गलती को बार बार रिपीट करना, उस पर टॉन्ट्स करना या फिर उस पर जो है उसको बातें सुनाना, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इसका दूसरे के दिल पर, दूसरे के काम पे, उसकी एफिशिएंसी पे क्या असर होता है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो करेज करके नहीं, डिस्करेज करके आपको सिखाते हैं, लेकिन डिस्करेज करके सिखाना भी काफ़ी हर्टिंग हो जाता है। कुछ टाइम के बाद शायद हमें आदत हो भी जाती है उन चीज़ों की, लेकिन वो हर्टिंग होता है, वो उस तरह से असर नहीं करता। और आप भी कहते हैं कि ठीक है बॉस है, बॉस एंड लीडर की डेफिनेशन में भी फिर इसी वजह से डिफरेंस आता है कि बॉस है, आपने कहा चलो ठीक है काम करना है, बस काम की हद तक है, लेकिन लीडर वो समथिंग एल्स हो जाता है। और इसी यही रीज़न होती है कि हम कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स को नहीं छोड़ते, हम बॉसेस को छोड़ते हैं। सही। और बिकॉज ऑफ कि उनका लहजा कैसा होता है ना, वो हर वक्त टॉन्ट करना और इस तरह से डांट डपट करना वो सिखाते नहीं। लेकिन एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सख्ती नहीं करेंगे, थोड़ी सी एग्रेसिव टोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, अथॉरिटेटिव होकर नहीं बोलेंगे, तो कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हमारा जो है वो सबऑर्डिनेट हो, हमें सीरियस नहीं लेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत एग्रेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत सख्ती करनी चाहिए। ये बात आप समझती हैं कि एग्जिस्ट करती है? होनी चाहिए, लेकिन देखिए कि अगर आप किसी को डांट देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसको उतना अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ताकि उसको लगे कि नहीं ये शख्स सिर्फ आपको डांटता नहीं है, ये आपको इक्वली अप्रिशिएट भी करता है। जहाँ आपको किसी की हेल्प करनी है तो उसकी हेल्प भी करें जब उसको हेल्प चाहिए तो, और उसकी हेल्प करनी भी फिर उतनी ज़रूरी हो जाती है। सही। इमरान साहब, बाज़ औक़ात ये भी कहने में आया है और देखने में भी आया है कि जिसका लहजा बहुत ज़्यादा मिठास से भरपूर है और बज़ाहिर लग रहा है कि वो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बेसिकली धोखा भी सबसे ज़्यादा इंसान वहीं से खाते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, हर केस में नहीं पर मेजॉरिटी केसेस में आपको घेरा जाता है, आपको लूटा जाता है, धोखा दिया जाता है, लहजे को पुरतासीर बना के और उसमें मिठास भर के। हम मार्केटिंग साइड में भी देखते हैं कि बाज़ चीज़ वो असर नहीं रखती, लेकिन बार बार कहने से और ऐसा लहजा इस्तेमाल करने से वाकई एक इंसान कन्विंस हो जाता है कि शायद इसी चीज़ में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं इसको ख़रीदूंगा नहीं तो शायद मैं ज़िंदगी ना गुजार सकूं। ऐसा भी बहुत दफ़ा देखने में आया। तो क्या समझते हैं कि ये भी झूठ के पैराए में आता है, या फिर ये एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना रोज़गार चला रहा है तो वो ऐसी चीज़ों को बता रहा है, बयान कर रहा है कि जिससे हम कन्विंस हो जाते हैं? इसमें ज़ाहिर है कि हतमी राय तो एक आलिम दीन दे सकते हैं, मज़हब का दायरा आ गया, हम तो हमारी क्या हैसियत। लेकिन जितना एक मैंने पढ़ा इसे झूठ करार दिया जाता है, बल्कि यहाँ तक एक हदीस है कि तुम में से बदतरीन है वो शख्स जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले और वो अपने लिए जहन्नुम का इंतज़ार करे। इस तरह से दो जुमले मैं कहना चाहूँगा, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। एक तो ये कि मोहब्बत कोई भी हो अनकंडीशनल होती है, अगर वो कंडीशनल हो जाएगी तो नाकारा हो जाएगी। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, XYZ, मोहब्बत होगी तो अनकंडीशनल होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले मोहब्बत को एब्स्ट्रैक्ट कहा था। दूसरी बात ये कि लहजे की तासीर ये एक तरफा मामला नहीं है, 99% केसेस में दो तरफा मामला है। और हमेशा ये जहन में रखना ज़रूरी है कि हम असल में अथॉरिटेटिव लहजे की बात करें, बॉस का लहजा, प्रिंसिपल का लहजा, पेरेंट का लहजा, दो चीज़ें। अब बीइंग ए बॉस तो लहजा नरम ही होना चाहिए एवर, वालिद के तौर पे, बॉस के तौर पे। लेकिन हमने अमलन ये देखा गुज़श्ता 10 सालों में कि हमारे माशरे में वो लोग गालिब आए जो तल्ख थे, जो बदतमीज़ थे, जो ऊंची आवाज़ में बोलते थे, जो टॉन्ट करते थे। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं हमारी सोसाइटी की हद तक, लेकिन हमें इन्हें देखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि हमारे यहाँ तो जिन्होंने ओए ओए तो हुआ, जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने
यानी बदतमीजी की, जिन्होंने दूसरे को कमतर कहा, वो गालिब आ गए। लोगों ने उन पे भरोसा किया। मेरा एक्सपीरियंस है, मजमे में कहीं भी जो चीखने लग जाए लोग उसको सुनते हैं, जो मीठे तरीके से बात करे उससे नहीं सुनते। इसकी अब आपको मैं रीज़न बताता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि हमने पिछले 70 सालों में इतना चीट किया मीठे लहजे के साथ लोगों को। मसलन मैं यहाँ इस्लामाबाद रहा तो मेरे कॉलेजेस में सबसे मीठे लहजे वाले असातिज़ा होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे। वो बच्चों को यानी जेब से चाय भी पिलाते थे। मेरा ये मानना है कि उस्ताद बैलेंस होना चाहिए, मुतवाज़न होना चाहिए, और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गैप होना चाहिए, वालिद और बच्चे के दरमियान गैप होना। ये गैप नफ़रत का नहीं है, ये गैप लाताल्लुकी का नहीं है, ये वो गैप है जो इन दोनों की अपनी अपनी हैसियत बरकरार रखता है, लिहाज का, तमीज़ का, लिहाज। तहज़ीब इसे का, कहते हैं जो एनएफ रिलेशनशिप, उतना जो काफ़ी रहे। जो इन्होंने बड़ा अच्छा इशारा किया वो बैलेंस पर्सनैलिटी की तरफ है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ बैलेंस लोगों, हमारा क्या हुआ, शायद गर्म मौसमों की वजह से फिर हम मिर्चों के इस्तेमाल बहुत करते हैं, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो हम उतने अग्रेसिव हैं। हमारे माशरे को ज़रूरत है, अब ये भी वैसे मुझे गलत लगता है, मैं गिलगित गया उतने अग्रेसिव थे, हम मरी में जाते हैं, लोग उससे ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। बहुत मरी में जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ नथिया गली गर्म भी नहीं है, गिलगित गर्म नहीं है, लोग उसी तरह बदतमीजी करते हैं, 100 रुपए के लिए लड़ते हैं। तो शायद जो सबसे मेन फैक्टर है हमारे माशरे का वो भरोसे का उठ जाना है। हम सब भी इसका शिकार है कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं है, हम इतना खौफजदा हैं, डरे हुए हैं अपने इर्द गिर्द लोगों से कि हम साथ वाले पर भरोसा नहीं करते, दोस्त से खौफजदा है। आप वो हमारा दोस्त है, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये ड्रामा तो खैर अफसोस होता है क्या जिक्र किया जाए ड्रामे का, ड्रामे में तो ये प्रमोट किया जा रहा है कि दोस्त को यूज़ करो। एक ड्रामा चल रहा है, मैं वही 1-2 ड्रामे देखता हूँ, उसमें एक बहन अपने भाई के दोस्त को पे करके उसकी खबरें लेती रहती है, उसे जब पता चलता है कई सालों के बाद तो ज़ाहिर है इससे सीखता भी है इंसान। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप माशरे में बैलेंस पर्सनैलिटी का तस्वुर नहीं देंगे, मुतवाज़न पर्सनैलिटी का, जो मुख्तलिफ सिचुएशंस के दौरान पॉजिटिवली रिएक्ट करे। अब बैलेंस पर्सनैलिटी वो भी हो सकती है जो नेगेटिवली रिएक्ट करे। पॉजिटिव रिएक्शन का ज़रूरी होना इसलिए है कि वो चीज़ों को जोड़ के रखता है। हमारा माशरा फैल गया है, हमारा मसला ये हुआ कि हम सोसाइटी की सतह पर एक दूसरे से टूट गए और उसकी वजह वही है भरोसे का ख़त्म होना। उसकी वजह है कि हम चूँकि, ये मेरे सुनने वाले नाराज़ नहीं होंगे, जिस खित्ते में हम रहते हैं यहाँ कल्चर्ड लाइफ बहुत देर से आई। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा लें तो यहाँ दिल्ली से ज़्यादा लाहौर तक आई और दक्कन में कराची तक आई। बाकी इलाके कुछ शहर की हद तक तो थी, कल्चर था, तहजीब थी। तहजीब से चूँकि मैं तहजीब के राइज मानी, आज के राइज, दौलत, सोफिस्टिकेशन, नफासत, घर, ये मैं साउथ में रहता हूँ, साउथ में आज तक तस्वुर नहीं है अकेले बेडरूम का, आज तक तस्वुर नहीं है डाइनिंग टेबल का, आज तक ब्रांड, वो शायद 80% लोग जानते नहीं ब्रांड क्या होता है। अब इसे हम कल्चर मानते हैं। जब हम इसे कल्चर मान लेते हैं तो हम दुनिया के जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ जो प्रिवेलिंग कल्चर है बहुत देर से आया, बहुत ज़्यादा बाद में आया। अब जो लोग इसका हिस्सा नहीं है वो जब आते हैं डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल उनका डिप्रेशन उन्हें रिएक्टिव करता है, रियासत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, अपने इर्द गिर्द लोगों के। फिर एक बड़ा गुस्सा होता है गरीब का अमीर पर। वो ये हमारे यहाँ एक और तरबियत की गई, बड़ा जुल्म किया गया ये इंसान पर कि ताकतवर ने तुम्हारे हकूक सल्ब किए हुए हैं, ये आम तरबियत की गई। यानी हुमा यहाँ बैठी है तो इसने किसी के हकूक सल्ब किए हुए, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह खुद ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें मुख्तलिफ अक्लें दी हैं, मुख्तलिफ शो, तुम अपनी मेहनत से अपनी जगह बना। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि मेहनत के ज़रिए इंसान जो है वो ख़ुद को बना सकता है या किसी जगह पे पहुंचा सकता है। अब एक इंसान जो कि इंटेलेक्चुअल भी है, मेहनती भी है, लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और वो अच्छे से दूसरों को ट्रीट कर रहा है, डील कर रहा है, लेकिन सिदरा अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है या उसकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसी उम्मीद जो पूरी नहीं होती, उसे लगता है कि सामने वाला इंसान उसको ये रिस्पॉन्स देगा लेकिन वो उसको रिएक्शन नहीं देता है, उसकी वो बात ना पूरी होना उसे गुस्से में मुब्तला कर देती है। और वही इंसान जिसके लहजे में इतनी मिठास होती है कि हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, फ़ौरन से उसका लहजा बदल जाता है। ये गुस्सा क्यों एक इंसान पे इतना हावी हो जाता है कि उसका लहजा ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो तल्ख़ कलामी पे आ जाता है, बदकलामी पे आ जाता है, गालम गलोच पे आ जाता है?
बिल्कुल, अग्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं शुरू करने से पहले कहते हैं कि ज़ुबान जो है वो लफ्ज़ बोलती है और लहजे जो हैं वो सच बोलते हैं। तो वही बात है कि जब अग्रेशन की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में 2 टाइप्स हैं, एक फ़िज़िकल एग्रेशन होता है और एक वर्बल एग्रेशन। फ़िज़िकल एग्रेशन ये है कि आप तोड़ फोड़ करें, आप किसी को फिज़िकली इंजर्ड कर दें। वर्बल एग्रेशन ये है कि वर्बली हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी को गाली दे सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना लहजा चीख चिल्ला सकते हैं। लेकिन आप देखें कि ये सारी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो जानवरों के अंदर भी हैं, कि जानवर को जब गुस्सा आता है तो वो धारता है, चिल्लाता है और फिर किसी को इंजर्ड कर देता है। तो आपको इसीलिए कहा गया है कि हज़रत अली का भी कौल है, मौला अली का कौल है कि गुस्से में पता चलता है कि कौन कितना पहलवान है। तो गुस्से में ही आपका पता चलता है कि आप किस लेवल के ऊपर आपकी तहजीब है या किस लेवल पे आपकी मेंटालिटी है। और ये कहा भी गया है कि अगर किसी को पहचानना हो तो उसे गुस्से की हालत में देख लो, क्योंकि गुस्से की हालत में उसका जो लहजा है वो उसकी सही तर्जुमानी करेगा। तो गुस्सा जो है वो अभी जैसे अभी बता रहे थे कि हम कैसे डायलेक्ट में रहते हैं, गुस्सा जो है ये इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर भी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है और सोशल फैक्टर भी हैं। अब ये वो जो शख्स है जो कि बहुत अच्छा है, बड़ा पोलाइट है, लेकिन अचानक से एक ऐसी कैफियत हुई कि वो फट पड़ा, तो बेसिकली वो अपने जज्बात को स्प्रिंग की तरह दबा के रख रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो आतिफ फिशां की तरह फट गया। बिल्कुल। तो हमें साथ साथ अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करना चाहिए। हमें अगर किसी की कोई बात बुरी लगे तो हमें साथ साथ, हम साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि शेयर करें। किसी का कोई पॉइंट ऐसा लगे जो आपको नापसंद है, आप बोल दें, ना कि आप अपने अंदर गुबार इकट्ठा करते रहें और एक बारी फट पड़े। और फिर वो आपके लहजे को भी असरअंदाज करती है हुमा, कि आप देखें कि मुझे आपकी एक बात बुरी लगी, वो मैं दिल में रख लेती हूँ, तो अगली बारी मैं आपसे पुरअसर और खूबसूरत लहजे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास्ट के अंदर, मेरे अनकॉन्शियस के अंदर आपके बारे में नेगेटिविटी जमा है। तो वो लोग जो कहते हैं जी हम लोग तो मिठास से बात नहीं कर सकते, तो बेसिकली उनके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में, लाशऊर में कुछ ऐसी बातें बैठी होती हैं जो उनके लहजे को मीठा नहीं होने देती हैं। तो लहजे को मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने दिल को साफ करना है। अपने, हम साइकोलॉजिस्ट दिल की बात नहीं करते, लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि अपने इंटरनली जो अपना बातिन है उसको आपने साफ करना है, उसमें किसी से बुराई नहीं पालनी है। गुस्सा जो है वो एक आपका जज्बा है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके इजहार को बदल ज़रूर सकते हैं। और इजहार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी की ज़ात को या आपके किसी लफ्ज़ से या आपके किसी लहजे से किसी को इतना नुकसान ना पहुँचे कि वो दोबारा शायद उस लेवल पर ना आ सके। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एहसास करना है। और सिर्फ आप अपने अल्फाज और अपने लहजे को बदल के आप किसी को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और किसी को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। किसी की कही हुई बात दिल से उतर जाती है या वो इंसान दिल में उतर जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे वर्कआउट करें। मारूफ, बाज़ लोग जो हैं वो अपने लहजे पे इतना कंट्रोल हासिल रखते हैं कि अगर उन्हें गुस्सा है, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी से नाराज़गी है, या उनके जहन में, उनके दिल में कोई तलखी है सामने वाले के लिए, तो भी उनका लहजा बरकरार रहता है। मीठी मीठी अगर वो बातें सुनाना भी चाहें तो वो सुना देते हैं, लेकिन उनका लहजा रोटेट नहीं करता, फ्लक्चुएट नहीं करता। एक जाने तो हमने उन एग्रेसिव लोगों की बात की कि जो चीखने चिंघाड़ने लगते हैं या फिर बदकलामी करते हैं, गालम गलोच करते हैं। दूसरी जानिब हमने ऐसे लोग भी देखे कि जिनको बहुत कंट्रोल है और गुस्से की हालत में भी वो अपने लहजे को मुतासिर नहीं होने देते। तो क्या समझती हैं आप कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम अपने लहजे को फ्लक्चुएट ना करें? अगर हमें किसी की कोई बात बुरी भी लगी है तो उसे आराम से मिठास के ज़रिए या मीठी मीठी बातें सुना के, छोटे छोटे टॉन्ट करके उसको समझा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ ये है कि मुनाफ़िकत में और मीठे लहजे में डिफरेंस होना भी बड़ा ज़रूरी है कि आप वक्ती तौर पे सिर्फ मीठे हो जाएं तो वो भी बात ठीक नहीं है। और इसके अलावा मीठा लहजा, वो जैसे आपने कहा कि उनको गुस्सा भी है लेकिन वो मीठी मीठी बातें करके जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर देंगे। वो कौन लोग होंगे? या तो उनकी तरबियत अच्छी हुई है, या तो फिर वो सेंसिटिव हैं, शायद उनको एहसास है, या फिर वो ऐसे लोग हैं कि शायद उन्होंने अपने की हुई गलतियों से सीखा है कि हमें ऐसा नहीं करना, इसका क्या जो है वो लोगों पे असर हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर ये जो पॉइंट है ये बहुत वैलिड है कि शायद अब वो मैच्योर हो चुके हैं। शायद बढ़ती एज के साथ हमें समझ आती है कि हमने कैसे खुद को जो है वो गुस्से की हालत में भी बड़ा अच्छा और ऐसे रिलैक्स रखना है कि सामने वाला भी रिलैक्स रहे, और जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि खुद को भी रिलैक्स रखना है। सो मेरे ख्याल से ये एज के लिहाज से आपको चीज़ें समझ आती हैं जब आप थोड़ा स्टडी करना शुरू हो जाते हैं। और वक्त से बेहतर कौन उस्ताद होगा? जब वक्त आपको सिखाता है, आप गिरते हैं, आप फिर उठते हैं, फिर आपको समझ आती है कि नहीं ऐसे नहीं। अच्छा इंसान वही होता है कि वो उस वक्त से सीख जाए और समझ जाए और फिर अपनी ज़िंदगी को बदल ले। बहुत प्यारी बात आपने की। डॉक्टर इमरान साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए? ये कि
वक्त से सीखने की बजाय कोशिश से सीखना चाहिए और सबसे पहले खुद से मुकालमा करना सीखें, सही, अपनी ज़ात को पहचानें और अपना जो मुस्बत अमल है माशरे में वो रखें। और एक रिक्वेस्ट तमाम फेसबुक यूज़र से, यूट्यूबर से कि ख़ुद को साफ़ी मत बनाएं। सही, और अगर आप तक कोई ख़बर आती है, आप किसी चीज़ का हिस्सा बनते हैं, तो फिर जैसे यहाँ बात हुई, बहुत छान फटक कर अगर आप बहुत ज़रूरी भी समझते हैं तो। और दूसरा है कि गुस्सा नॉर्मल इंसान को आता है, साइकोलॉजी में गुस्से को ज़रूरी एलिमेंट समझा जाता है सही, इंसानी शख्सियत का। तो बेहतरीन वही है जो अपनी इतनी ट्रेनिंग करे, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे जो ही, अपने गुस्से के वक्त को भी बैलेंस करके यूटिलाइज़ करे। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल में वो आप अपना गुस्सा अकेले भी निकाल सकते हैं। यही जो हम तहज़ीब की तयशुदा तारीफ़ कर रहे थे, वो यही है सही, कि आप इतने समझदार हो जाए कि आपके गुस्से के असरात माशरे पर ना बिल्कुल, और आपको मौके की मुनासिबत पता हो कि आपने क्या बात कब कहनी है, किससे कहनी है और किस तरीके से कहनी है, किस तरह का लहजा इस्तेमाल करते हुए कहनी है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। यकीनन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितनी भी डिस्कशन आज हुई, अफवाहों से रिलेटेड हमने बात की, बेबुनियाद खबरों की तरवीज के हवाले से हमने बात की और इसके साथ साथ अपनी गुफ्तगू को पुरअसर बनाने के लिए लहजे पर काम करने के हवाले से हमने बात की। ये तमाम तर बातें आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई, इस पर हमें ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक से आप आगाह कीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।